फिर स्टार्ट करें। मनोज जी। तो मनोज जी पहले आप मंगलाचरण कर लें। अरिहंतों का सिमरन करते हुए अरिहंतों को नमस्कार, सिरि सेधों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं बंधु सबको बार बार। अरिहंतों को नमस्कार। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पशु पार्श जिन राय। चंद पुष्प शीतल श्रियांश जिन वास, पूज पूजित जिन राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कौन थे अरिमल्ली मनाए। मुनि सूरत नमि नेमि पाश, प्रभु वर्धमान पर पुष्प चढ़ाए। अरिहंतों को नमस्कार। इस 2400 भगवान की स्तुति में हमने 2400 तीर्थंकरों को नमन किया है, और मैं प्रभु के चरणों में वंदना करता हूँ कि हे प्रभु, इस जग में जो ये कोरोना से लोग पीड़ित हैं, उससे जल्द से जल्द सभी को छुटकारा मिले। जय जिनेंद्र। थैंक यू मनोज जी। मित्रों, आज हम पुनः इस वेबिनार की सीरीज में, जैसा डॉक्टर गौरव ने बताया, मिले हैं। ये हमारा सीरीज का तीसरा वेबिनार है। हम कुछ मित्रों ने, मनोज जी हैं, डॉक्टर गौरव हैं, शरद जी हैं, अभिनव है, कुछ मित्रों ने ये तय किया कि क्यों ना हम लोग घर पर बैठकर ऐसा कुछ काम करें जिससे आज की जो समस्या है, जिस समस्या के ऊपर आज का ये वेबिनार हमने आयोजित किया है, घर पर बैठे बैठे ना केवल हमको इस बात का ज्ञान मिले कि हमको किस तरीके से इस पैंडेमिक का सामना करना है, साथ में यदि हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहें, ये हमारी सबकी कामना है। लेकिन हम में से कोई एक व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो हम उसको कैसे हैंडल करें। हम में से अनेक व्यक्ति हो जाते हैं तो घर में हम उसकी व्यवस्था कैसे बनाएं, क्योंकि 95% पेशेंट्स घर में ठीक हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, ऐसा डॉक्टर सिंघल भी कहते हैं, जो आज यहाँ उपस्थित हैं। दूसरी बार हमारे इस वेबिनार को एड्रेस करेंगे। पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं कॉलेज में, और बहुत ज्ञान रखते हैं। कुछ केसेस हमारे पास हैं, जो लोग आज यहाँ मौजूद हैं उनकी केस स्टडी भी उन्होंने की है। हेमंत शर्मा है, नवनीत जैन है, उनके बारे में भी वो चर्चा करेंगे। मित्रों, एक बात जरूर हमको समझनी चाहिए कि we may not be in the same boat, but we all are in the same storm। आज जो तूफान आया है, उस तूफान के हम सब हिस्से हैं, चाहे वो डॉक्टर सिंगल हैं, चाहे हम और आप हैं, चाहे कोई हॉस्पिटल है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे मेडिकल लाइन के ऊपर जो बैरियर्स हैं, वर्कर्स हैं, सभी लोग हम उसके हिस्से हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमको किसी ना किसी लेवल पर एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा। आज यदि इसको हम फिर से समझें, एक हमको दुर्लभ तस्वीरें मिली हैं। जिन दुर्लभ तस्वीरों को यदि हम देखें तो हमको पता लगेगा कि सन 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, तो उस समय लोगों ने कैसे अपना बचाव किया था। अभिनव जरा कुछ पिक्चर्स उसको रन करेंगे। एनलार्ज करें, एनलार्ज करें अभिनव। अंकल ये प्रेजेंटेशन पे ये इतनी रहेंगी पिक्चर्स, 2 पिक्चर्स हैं एक पे। अच्छा, ये पिक्चर्स में नजर आ रहा है कि उस समय भी मास्क लोगों ने पहने थे, और आप ये देखिए कई किस्म के मास्क उस टाइम पर बने थे, किस तरीके से लोग अपने अपने घर से निकले थे। इसमें लार्जली जो पिक्चर्स मुझे नजर आ रहे हैं स्पेन के या ब्रिटेन के नजर आ रहे हैं, इंडिया के नहीं है। इंडिया में स्पेनिश फ्लू का कितना असर था मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितनी मैंने स्टडी की है उसमें साउथ इंडिया से लेकर वो केवल वेस्ट इंडिया तक आया था, नॉर्थ इंडिया एंड शायद ईस्ट इंडिया में नहीं पहुंचा था। तो आज
फिर से वो समय आ गया है, वो दिन आ गया है जब हम 4 लाख लोगों की मौतें देख रहे हैं, लोगों को मौत होते हुए देख रहे हैं, अवेक हैं, डॉक्टर्स भी हमारे पास हैं, हॉस्पिटल्स भी हमारे पास हैं, सारी सुविधाएं हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। हमसे आखिर कौन सी गलती हुई और किस गलती के हम शिकार हुए कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा? ऐसी कौन सी गलती हुई जिसकी वजह इस दुनिया को छोड़ जाना पड़ा? इनके ऊपर भी आज राजीव जी हैं, राजीव जैन हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने भी एक, अनम्यूट कर दें भाई, अभिनव अनम्यूट करें, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मैंने ये पाया है, जो इतने समय से मैं केसेस देख रहा हूं, उन सारे केसेस में कि जो डेथ हुई है लोगों की, दैट इज आइदर बिकॉज ऑफ डिनायल और डिले। या तो हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हमको कोरोना हो गया है, या हम अपने ट्रीटमेंट को डिले करते हैं। आखिर इनमें से कौन से कारण हैं, किन कारणों के की वजह से लोग हॉस्पिटल पहुंचे, किस कारण से लोग आज भी ठीक नहीं हो पाए, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद में जब हम केस स्टडी करेंगे तो वो समाधान ढूंढेंगे कि कोविड तो हो गया, कोविड को हमने मैनेज भी कर लिया, लेकिन पोस्ट कोविड क्या होगा? मैं देख रहा हूं कि इसी की HRCT वैल्यू जो है, जो 25 के उस पर 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो 15-20 तक आ जाती है लोगों की, लेकिन कोविड नेगेटिव हो जाते हैं। अब आगे वो जिंदगी कैसे चलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका परमानेंटली चेस्ट डैमेज हो चुका है। कुछ लोगों के डी डाइमर्स की वैल्यूज बहुत ज्यादा आती है, उन सारे लोगों को आगे कैसे लेकर जाएं? किसी की हार्ट रेट बढ़ जाती है, किसी का बीपी बढ़ जाता है। मैंने एक केस में तो ये भी देखा कि ADHD हो गया, माने हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो गया किसी को इस कोरोना के बाद में। तो इस तरीके की अनेक समस्याएं हमारे सामने आई हैं। इन सारी समस्याओं में के बीच में हमारे पास में कल हमने देखा कि एक 2DG ड्रग के रूप में कोई पाउडर आया है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और इसी तरीके एक न्यूट्री जेनोमिक्स के ऊपर एक स्टडी आई है पूरी की पूरी, जिसको उन्होंने कोरिलेट किया है कि पहले कभी इन्फेक्शन होता था, लेकिन इन्फेक्शन के साथ मोर देन 30% लोगों को क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस है, उसको हैंडल करना अपने आप में एक बड़ा भारी चैलेंज है हमारी मेडिकल फैटर्निटी के लिए। इसी तरीके से कुछ एंटीवायरल ड्रग्स आई हैं जिसकी चर्चा डॉक्टर सिंघल करेंगे। और समय न लेते हुए मैं बस इतना कहूंगा कि डॉक्टर सिंघल के बाद हम एक वो प्रेजेंटेशन देखेंगे जिसमें फेफड़ों के संक्रमण को कैसे रोकें। डॉक्टर अरविंद कुमार ने एक वीडियो दिया था, मैं समझता हूँ आज के लिए रेलिवेंट है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको हम अपने घर पर रखना चाहिए, हर एक को अपने घर पर रखना चाहिए, बहुत सस्ती हैं, उनके बारे में डॉक्टर के अग्रवाल ने एक वीडियो दिया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और मैं अब आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सिंघल को कि आए और आज इन सारी समस्याओं को, और साथ में जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, जो प्रश्न आए हैं, जो डॉक्टर गौरव जैन ने आपके साथ शेयर किए हैं, उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर विस्तार से चर्चा करें। और कार्यक्रम के अंत में, इस प्रेजेंटेशन के अंत में जो तकरीबन 90 मिनट का है, हम 2 केस स्टडी को कर इस केस को समाप्त करेंगे। और कुछ हिदायत डॉक्टर गुलेरिया ने दी हैं, मैं चाहूंगा कि अभिनव पहले वो हिदायत सभी लोगों के समक्ष रखें, और मेरी इच्छा रहेगी कि सभी लोग उनका पालन करें। और साथ ही मेरा एक प्रस्ताव रहेगा डॉक्टर सिंघल से कि चूंकि आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, सबसे ज्यादा संक्रमण चेस्ट में हो रहा है, फेफड़ों में हो रहा है, क्यों ना हम इस टाइप का एक जूम क्लिनिक एस्टेब्लिश कर दें, हर हफ्ते इसी तरीके से एक बार 1 घंटे के लिए मिलें, लोगों की केस आए, उस केस की स्टडी कम से कम जूम क्लिनिक के एक नया आयाम दें, टेक्नोलॉजी को यूज करें। और जूम क्लिनिक के माध्यम से 1:1, जैसे आज 2 केस स्टडी हम कर रहे हैं, दोनों शायद मौजूद होंगे पेशेंट्स यहाँ पर या उनके अटेंडेंट्स होंगे, उसके माध्यम से आगे इस तरीके से जब भी ये प्रश्न आए तो इस प्रश्न को एड्रेस करें। साथ ही साथ चूंकि लोगों के हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, लोगों के लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, और भी अनेक प्रॉब्लम आएंगी, कुछ लोग कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको कैसे एड्रेस करना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते इसी तरीके से किसी ना किसी नए विषय को लेकर पोस्ट कोविड कैसे केयर करें उन लोगों की जिन लोगों को डैमेज हो चुके हैं, उसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए डॉक्टर सिंघल। अनिल जी, अगर क्योंकि डॉक्टर साहब इज द स्पेशलिस्ट है, तो अगर मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूं तो उनके सारे आंसर्स डॉक्टर साहब हमें दे पाएंगे, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। वो राजीव, मैं चाहूंगा कि आपके बाद में डॉक्टर साहब फिर से आएंगे 2 केस स्टडी को लेकर।
यदि आपको कहीं जाना ना हो नहीं मुझे तो कहीं जाना नहीं है, मैं तो जस्ट इसीलिए नहीं, कहता था क्योंकि नहीं डॉक्टर जो हमारे मरीज हैं, जो हमारे मन में जो, बिकॉज वी आर नॉट द एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट, हमारा जो तो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो हम अगर अपने एक्सपीरियंस को डॉक्टर साहब को पहले अगर शेयर कर दें कि हम लोगों से कहाँ गलती हुई जो हमें लग रहा है, तो डॉक्टर साहब अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान उसको कवर कर लेंगे। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। नहीं अच्छे डॉक्टर साहब, इज दैट ओके? ठीक है राजीव आप जी, कर दीजिए सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए सर, आप बेटर आए रहेगा। प्लीज, आए प्लीज। डू यू वांट? हाँ यस, सभी आप को स्क्रीन शेयर चाहिए आपको? नहीं, स्क्रीन शेयर की जरूरत नहीं है, ये बंद कर दिए स्क्रीन शेयर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ये जो भीषण परिस्थिति के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में हम सभी इस कोरोना के दौर से या तो गुजर चुके हैं या अपने कुछ साथियों को गुजरते हुए देख चुके हैं, और कुछ अपने निकट के लोगों को खो चुके हैं। कोई परिवार और कोई भी इससे अब अछूता नहीं है। हम लोग जैन धर्म के अनुयायी है, ये तो हम मानते हैं कि जब जिसका आयुष्क्रम छूटेगा तो कोई शायद नहीं बचा पाए, लेकिन फिर भी वी हैव टू इंश्योर कि हमारी किसी गलती की वजह से, हमारे किसी डिले की वजह से किसी का आयुष्क्रम न टूटे। अगर हम पूरी प्रिकॉशन रखने के बाद, पूरा इलाज देने के बाद यदि कोई हमारे बीच से चला जाए तो ठीक है, वी विल एक्सेप्ट, देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस पूरे दौरान से मैंने लोगों के साथ बात की, हमारे परिवार में खुद 4 लोग कोविड पॉजिटिव हुए, मैं स्वयं पॉजिटिव हुआ, मेरे दोस्त पॉजिटिव हुए, हमारे निर्मल सेठी जी हमें छोड़ के चले गए, मेरे सगे फूफा जी छोड़ के चले गए, हमारे साथी सुधीर जी, अभी 10 दिन पहले तक मेरी उनसे बात होती रही, वो लोगों के लिए कोऑपरेट करते रहे, उनका इलाज कराते रहे, उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराते गए, वो स्वयं चले गए। तो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो उस बीमारी से हम गुजरे और हमने अपने साथियों को गुजरते हुए देखा, तो उसमें हमें क्या क्या लगता है कि हमसे क्या कहाँ गलती हुई हमसे, तो वो सारी बातें मैं शेयर करूंगा ताकि डॉक्टर समीर सिंघल उन बातों पे चर्चा कर सके, और अगर हमारी बातें, हमारा एक्सपीरियंस अगर मिथ है, सो दैट ही में गाइड अस कि फ्यूचर में हम उस तरह की गलतियां ना करें, और अगर वो गलतियां नहीं है तो हम उसको गलतियां ना मानें। तो मैंने 10 पॉइंट इस तरीके से तैयार किए। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे नजर में आया कि जितने भी लोग जो ज्यादातर मैंने देखा जो इस वेव के अंदर बीमार पड़े, उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीनेशन लिया, और फर्स्ट वैक्सीनेशन लेने के बाद ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉलेज और वट एवर इट इज कि वी कंटिन्यूड विद अवर नॉर्मल एक्टिविटी, और हमारा ऑफिस भी जाते रहे या बाकी लोगों के साथ एक्सपोजर होता रहा, और इमीडिएटली आफ्टर वैक्सीनेशन विद इन 2, 3 और 4 और 5 डेज हम सब लोगों को बुखार आया। तो मैक्सिमम जो मेरी इस दौरान में जो लोगों से चर्चा हुई, तो वैक्सीनेशन के तुरंत बाद इंस्टेड ऑफ आइसोलेटिंग अवरसेल्फ और रेस्टिंग एट होम, हम लोग अपने रूटीन के, जिस तरह का रूटीन हम पहले फॉलो कर रहे थे उस तरह को फॉलो करते रहे, एंड वी गेट एक्सपोज्ड, और एक्सपोज होने के बाद हम सब लोगों को कोरोना ने जकड़ लिया। ये पहला मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमसे कहीं कोई गलती हुई आफ्टर वैक्सीनेशन। दूसरी गलती ये हुई कि जब पहली बार कोरोना ने हमें जकड़ा, तो उसकी शुरुआत एक मामूली खांसी से हुई, शुरुआत में बुखार नहीं आया, और जब भी हमें पहली खांसी आई या पहला गला खराब हुआ, तो हमने कहीं ना कहीं ये मान लिया कि कल मैंने शायद ठंडा दूध पिया था, कल मैंने शायद आइसक्रीम खाई थी, या कल मैं रात को शायद एसी जरा थोड़ा तेज चला के सो गया, एंड नथिंग डूइंग, और ये ऐसी खांसी तो मुझे हमेशा आती है, देयर इज नथिंग अनयूजुअल, और कोरोना जैसी कोई नई चीज तो मेरे सामने नहीं आई है। तो ऐसा हमने अपने मन में पूर्वाग्रह बिठा लिया, और हम अपने घर में अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में लगे रहे, इंक्लूडिंग अवर एक्सपोजर विद अवर फैमिली मेंबर्स। हमने फर्स्ट डे जब तक बुखार नहीं आया, जब तक हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन बुखार आया तब तक जो हमारे फैमिली मेंबर्स थे वो कंटेमिनेट हो चुके थे, और वो हमसे उनको वायरस ट्रेवल कर चुका था। जब हमें बुखार आया तो उसके बाद भी हम में से ज्यादातर लोगों ने ये माना कि शायद ये तो नॉर्मल जैसा बुखार है, और नॉर्मल गला, मेरा पिछले साल भी जब गला खराब हुआ था तो इसी तरीके से बुखार आया था, और नथिंग डूइंग, और ऐसा हमेशा आता है, कोई नई बीमारी नहीं है। एक्चुअली में जब कोरोना के नाम से वी वर एंटिसिपेटिंग कि कोई नई तरीके के लक्षण आएंगे, और वो नई तरह का कोई लक्षण नहीं आया, तो हमने सोचा नहीं कोरोना तो हो ही नहीं सकता है, तो ऐसा तो हमेशा होता है, हमारे को हमेशा इसी तरह का बुखार आता है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमने, और दूसरा एक मिथ बाजार में फैली रही कि कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, ओनली सपोर्ट काम है। तो ज्यादातर लोगों को या तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुए, डॉक्टर अनअवेलेबल थे,
अब डॉक्टर अनअवेलेबल होने के कारण हमने बहुत सारे लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन किया, और उस सेल्फ मेडिकेशन का नुकसान ये हुआ कि जिस जिस व्यक्ति को 4 दिन से ज्यादा बुखार चला गया, जिस व्यक्ति को 4 दिन से ज्यादा बुखार चला गया, तो उस समय हम उसकी केयर नहीं कर पाए, और उस समय जो हमें अपना एचआरसीटी छठे दिन कराना चाहिए था, अपना एचआरसीटी हमें छठे सातवें दिन कराना चाहिए था, और जो स्टीरॉयड हमारे छठे सातवें दिन चालू होने चाहिए थे, वो डायग्नोज हमारा जाके 10वें दिन या 12वें दिन या 15वें दिन जाके हुआ। तो जिससे क्या हुआ कि हमारी चेस्ट अच्छी खासी जकड़ गई, और एचआरसीटी का हमारा जो स्कोर था वो बहुत हाई हो गया। तो ये यहाँ पर एक सब्सटेंशियल डिले हम सब लोगों के पार्ट पे हो गया। दूसरी बात हमने देखी, बहुत सारे जो हमारे मरीज थे, जैसे मैंने बताया कि बुखार 4 से 6 दिन रहा, 2 से 3 दिन में बुखार उतर गया, देन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जहां बुखार 4 दिन से ज्यादा चला गया, या जहां खांसी आपकी 4 दिन से ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गई, तो उस ऐसे केसेस में एचआरसीटी खराब आने का खतरा ज्यादा हुआ। और जहां एचआरसीटी कराने में हमसे डिले हो गया, या हम लोगों ने बहुत से लोगों को हमने देखा कि उन्होंने शुरुआत में सीटी करा लिया। अब शुरुआत में सीटी कराना भी बहुत बड़ी गलती हो गई कि शुरुआत में सीटी कराया, एचआरसीटी कराने के बाद स्कोर आया 3 या 4, तो हम कंप्लेसेंट हो गए और तसल्ली से बैठ गए, नहीं हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारा तो कुछ नहीं, कोई स्कोर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो गई, और उसी पेशेंट का एचआरसीटी जब आपने 10वें दिन कराया, तो वही स्कोर 3 से बढ़ के जाके आपका 17-18 हो गया, और 17-18 जाते ही आप जो है ना एक लाइफ रिस्क जोन में आके बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही 7वें या 8वें दिन सडन ऑक्सीजन का फ्लक्चुएशन शुरू हुआ। ऑक्सीजन का फ्लक्चुएशन ऐसे शुरू होता है, मैंने जो एक्सपीरियंस में देखा कि 94 95 पे चल रहे थे, अचानक 90 आई, 88 आ गई। उसके बाद आपने वो उल्टा लेट गए, आपने जो भी नॉलेज आपको गूगल से और सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है, उसके बाद आपने उस ऑक्सीजन को बढ़ाया, तो ऑक्सीजन फ्लक्चुएट होने लगी। तो ऑक्सीजन जब फ्लक्चुएट होने लगी, तो उस समय बहुत से लोग हॉस्पिटलाइजेशन हो गए और बहुत से लोग हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो पाए। अब जो लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, और जब जब उनकी ऑक्सीजन फ्लक्चुएट होती है और वो बेटर सिचुएशन में आते हैं, जब उनकी ऑक्सीजन 94 95 आती है, तो उनको लगता है वी आर सिक्योर, हमारे साथ ऐसी कोई चिंता होने वाली बात नहीं और हम लोग ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि फिजिकली भी वो थोड़ा फिट फील करते हैं, सिर्फ ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन फ्लक्चुएट करती है और फिजिकली वो आदमी अपने आप को फिट महसूस करता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने देखा कि जो हॉस्पिटल में लोग थे, हॉस्पिटल में रहते हुए लोगों ने दे एंगेज देमसेल्व्स इन सब्सटेंशियल फिजिकल एक्टिविटी, जो उन्होंने, अब कोई और काम तो नहीं था तो अपने फोन पे चालू रहे, फोन पे लोगों के साथ बहुत एनर्जी वेस्ट थी, बहुत लंबी लंबी उन्होंने बातें की। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वो सेमिनार्स में रहे, वेबिनार्स में रहे, जूम पर रहे, और ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन और ड्यूरिंग दिस फ्लक्चुएशन ऑफ ऑक्सीजन टाइम वो अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज करते रहे, जिससे वो ऑक्सीजन का जो फ्लक्चुएशन है वो बढ़ गया, और अल्टीमेटली वी हैव लॉस्ट दोज पेशेंट जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में लगे रहे। तो ये एक बहुत बड़ी बात रही कि जो लोगों का ऑक्सीजन का फ्लक्चुएशन हुआ, तो लोगों को अपनी फिजिकल एक्टिविटी को किस तरीके से रखना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसमें हमसे बहुत भारी। और एक और गलती जो हमने देखी कि डिले इन स्टेरॉइड एंड ब्लड थिनर, जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन, उससे पैनिक होता है, टोसिलोजुमैब, उससे पैनिक क्रिएट होता है, लेकिन एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग जो मेन मेडिसिन है वो स्टेरॉइड्स और ब्लड थिनर है, जो वो लाइफ सेविंग ज्यादा है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो स्टेरॉइड और ब्लड थिनर, जितने भी व्हाटएवर पेशेंट्स वी हैव लॉस्ट, वो सारे ऐसे हुए हैं जहाँ पर ब्लड थिनर और स्टेरॉइड 10वें दिन या 12वें दिन जाकर शुरू हुए, और जिन लोगों के छठे या 7वें दिन ब्लड थिनर और स्टेरॉइड चालू हो गए, दोस पेशेंट्स आर एबल टू सर्वाइव। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छोटी छोटी गलतियां जो हमने अपने ऑब्जर्व की, इफ दे आर सब्सटेंशियल और इन अकॉर्डिंग विद मेडिकल साइंसेज, अगर हमारी ऑब्जर्वेशन तो ठीक है, तो समीर जी इस विषय में हमें थोड़ा सा गाइड कर दें, ताकि अपने पेशेंट को वॉच करते समय जो गलतियां हो चुकी वो हो चुकी। जिन लोगों को वी हैव लॉस्ट, वो लोग तो अब लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन जो हम लोग बचे हैं, हम लोग अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे की साथ संभाल करें, और जो गलतियां हमसे हो गई वो फ्यूचर में ना हो, और हम अपने पेशेंट को सही तरीके से एडमिनिस्टर कर पाए, और किसी भी तरह का डिले ना हो, और ताकि हम अपने लाइफ लोगों की बचा पाए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, पूर्ण करता हूँ, और अब आगे डॉक्टर समीर सिंह। सबसे पहले तो मैं जैन वेलफेयर सोसाइटी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझको अपने साथ जुड़ने का एक मौका दिया है,
और अनिल सर को धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे शब्द मेरे लिए कहे हैं, और गौरव और अभिनव को भी धन्यवाद कि वो सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हर चीज को। मनोज जी ने इतना अच्छा भजन गाया है, बड़ा अच्छा लगा। प्रभु के नाम से शुरुआत हुई है इस वेबिनार की, हो सकता है ये बहुत लोगों को फायदा करे, और हमारी प्रार्थना यही है कि जो हमसे बिछड़ के चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और जो अनवेल हैं, जो बीमार हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हो। राजीव जी ने जो अपना एक्सपीरियंस रखा है वो 100% बिल्कुल ठीक है, और जो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं बिल्कुल उनसे 100% सहमत हूँ। मैं अपनी जो भी इसमें राय दे रहा हूँ, मैं एक डिस्क्लेमर जरूर इसमें एक कहना चाहूंगा कि मेरी जो भी राय है वो मेरी अपनी पर्सनल राय है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, बहुत सारी नई दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं कोरोना के लिए, बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं इस बीमारी से संदर्भ में। तो मैं अगर आपको कोई गाइडलाइंस देता हूँ या कोई एडवाइस करता हूँ, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि आप अपने जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन हैं या जो भी आपके एक्सपर्ट आपके पैनल से जुड़े हैं, उनसे बिना सलाह किए वो दवाइयाँ ना लें इमीडिएटली। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे राजीव जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी 100% बात से सहमत हूँ कि हम थोड़ा सा हमारी तरफ से डिले हो जाता है चीज़ों में, और यही मैं कल अनिल सर से भी बात कर रहा था कि प्रॉब्लम ये है कि जो हम सोचते हैं कि हमारा 5वां दिन है, वो प्रॉब्लम हमारा 10वां दिन होता है। मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है, हमारी गाइडलाइंस कहती हैं कि स्टेरॉइड जो है वो 6ठे या 7वें दिन से शुरू होना चाहिए, जब वायरल एप्लीकेशन फेज खत्म हो जाता है और इम्यून फेज शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि शायद हम वो कहीं से प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कहाँ पे वायरस का रेप्लिकेशन फेज खत्म हो रहा है और कहाँ पे इम्यून फेज शुरू हो रहा है। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है इसमें वो ये आ रही है कि बहुत सारे लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट या एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, और टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी उनको सिम्टम्स हैं या एक्सरे में फाइंडिंग्स हैं उनको। तो उसमें आज की तारीख में तो मैं यही कहूंगा कि हम ये डिक्टम लेके चलें, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। गाइडलाइंस तो नहीं कहती हैं कि अगर हमको आज की तारीख में कोई बुखार आ रहा है, अगर हमको खांसी बलगम वगैरह कुछ है, तो हम ये जरूर ध्यान रखें कि एक बहुत बड़ा कारण कोरोना हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड ऑलरेडी कोरोना का हो चुका है, हर घर में कोई ना कोई केस मिल रहा है। दूसरा, जो भी केस हर घर में आ रहा है वो ना केवल अपने आप को उसमें इफेक्ट हो रहा है, बल्कि अपने सारे परिवार को इफेक्ट कर रहा है। और बहुत हद तक हम कितना भी बात कर लें बड़ी बड़ी कि आप आइसोलेट कर दें और अलग रख लें और कपड़ा मास्क पहन लें और डिस्टेंस बना के रख लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्रीच हो जाता है और हम 100% उस चीज को पूरी तरह से निभा नहीं पाते हैं। तो ये सब बातों के साथ मैं थोड़ा सा, सबसे पहले एक्चुअली मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाया आज, मैं एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल बातें करना चाह रहा था आज के वेबिनार में। एक्चुअली हम लोग जो है इस वेबिनार में, देखिए ये एक वेबिनार, एक जनरल वेबिनार है जिसमें बहुत सारे सोसाइटी के लोग जुड़े हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, उनके बहुत सारी क्वेरीज होंगी, और हम इस वेबिनार को एक जनरल वेबिनार लेके चलें रेदर देन कि बहुत हम इसमें ड्रग्स के बारे में या साइंटिफिक एविडेंस, जो बीमारियों से ट्रीटमेंट संबंधी अगर हम चीजें लेके चलें तो वो ड्रग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं लेके चलेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूर ड्रग्स का और उनसे क्या फायदे होते हैं वो हम दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा जो मेन अप्रोच होना चाहिए वो प्रिवेंशन का अप्रोच होना चाहिए। और कल बड़ा अच्छा मैसेज आया अनिल सर का कि हम पैनिक हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमको अपनी एंजाइटी और पैनिक जो है वो कोशिश करनी है। देखिए, पैनिक तो हर जना हो रहा है और हर जना परेशान है आज की तारीख में, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उसको जितना कम कर सकें अपने आप पैनिक होने से, और दूसरे लोगों को मॉरल सपोर्ट कर सकें, वही हमारा उद्देश्य है। और इस वेबिनार में मेरा वही उद्देश्य है। राजीव जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ग्रस्त होने के बाद भी बहुत सारे लोग वेबिनार्स या फिजिकल एक्टिविटी ना करके और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा अपने को सोशल मीडिया से थोड़ा सा, अगर हम इससे ग्रस्त हो गए हैं, थोड़ा सा हल्का सा दूर रख के, और हम अपने बॉडी पे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान दें। मैं खुद इस चीज से आज की तारीख में बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्चुअली सोशल मीडिया से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो मुझको लगता है कि हमको कहीं ना कहीं बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो डॉक्टर गौरव ने मेरे पास भेजे थे,
उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ड्रग्स पे, एक दो जो नई ड्रग्स आई हैं उस पर चर्चा कर लेंगे, और तीसरा जो 2 केस स्टडीज आप कह रहे हैं उस पर हम एक बार डिस्कशन कर सकते हैं। तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम लेके चल सकते हैं। तो इसमें ये बहुत अच्छा किया अभिनव, आपने क्वेश्चंस यहाँ कर दिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स डू यू सजेस्ट फॉर फैमिलीज who have no patient of COVID-19? तो मैंने एक्चुअली एक सलाह दी थी अपनी, अगर वो पॉसिबल हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। वो मैंने ये सलाह दी थी कि आप लोग हाई रिस्क ग्रुप को डिफरेंशिएट कर लें अपने सोसाइटी में, अपने घरों में। जैसे मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज के अगर लोग हैं तो आप कोशिश करें कि उनको थोड़ा सा आइसोलेट करके रखें, उनको बाहर ना जाने दें, और वो घर में ही वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं, घर में ही उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, घर में ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, और कोशिश करें कि आपका भी उनसे कांटेक्ट बहुत ज्यादा ना हो। थोड़ा सा आप अपने कांटेक्ट को उनसे थोड़ा कम कर लें तो अच्छा रहेगा, जिससे कि अगर आप कोई कैरियर इन्फेक्शन का लेके आ रहे हैं तो उन लोगों को ना लगे, क्योंकि 60 साल के बाद जनरली कुछ ना कुछ कोमोबिडिटी रहती है, ऐसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की कोमोबिडिटीज रहती हैं। तो हाई रिस्क ग्रुप को डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात ये। दूसरी बात, हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी अमंग द हेल्दी पर्सन, और जो अच्छे हैं उनमें हम इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, आधा घंटा या 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दें। थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं, थोड़ा बाहर टहल सकते हैं जहाँ पे और लोग ना हो, या थोड़ा आप खुली हवा अगर लेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अनुलोम विलोम है, कपालभाति एक्सरसाइजेस हैं योगा की, और थोड़ी बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस भी, जैसे आप वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। ये सब छोटी मोटी एक्सरसाइजेस हैं। बेसिकली बॉडी के हर पार्ट का थोड़ा मूवमेंट रहे, बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म सही रहे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है खान पीन अपना, थोड़ा सा खाना पीना जो है आपके उसमें तो बहुत ही अच्छा रहता है कि 6 बजे के बाद कुछ खाते नहीं है। तो अपना जो खाना पीना है उसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, और बहुत ज्यादा बाहर की तली हुई चीजें अगर हम उनको अवॉइड कर दें, थोड़ा सादा खाना खाएं, प्रोटीन्स ज्यादा रखें, फ्रूट अगर इंक्लूड करें, पानी खूब पिएं, तो शायद हम बहुत हद तक अपने आप को बचा पाएंगे। मैं यही कहूंगा इसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट है सस्पेक्टेड इन्फेक्शन। व्हाट डू यू डू इफ यू और एनी फैमिली मेंबर शो सिम्टम्स ऑफ कोविड? अगर किसी को कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम, क्योंकि सिम्टम्स डेवलप होते हैं 3 से 4 दिन के बाद, और ऑलरेडी जब हमको इन्फेक्शन हो जाता है तो 3-4 दिन तक तो इंक्यूबेशन पीरियड ही रहता है बीमारी का। उसके बाद सिम्टम्स डेवलप शुरू होने होते हैं। उसमें भी शुरू में बहुत माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं। तो अगर हमको ऐसा लगता है कि हम किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आए हैं या हमको कोविड हो सकता है, तो मैं एटलीस्ट ये कहूंगा कि हम स्क्रीनिंग जांच जरूर करा लें। जैसे मैंने कल भी उनको एक मैसेज किया था ग्रुप पे, उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे किया था कि हमें एक कंप्लीट ब्लड काउंट है, सीआरपी लेवल्स हैं, और आपका शुगर है, थायराइड है, चेस्ट एक्सरे है। सिंपल सिंपल जांचें हम एक करा सकते हैं, जिससे कि हमको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कितना ठीक है। और अगर कोई हमको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे अगर किडनी वगैरह की प्रॉब्लम है तो एक लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं। मैंने उनको ये भी सजेस्ट किया था ग्रुप पे कि आप कोई एक लैब आइडेंटिफाई कर लें जहाँ पे आपकी सोसाइटी के लोग वहाँ पे सैंपल दे पाए, उनको एक सुविधा मिल जाए सैंपल देने की, जिसमें कि इन्फेक्शन के चांसेस कम रहें। और कोई एक ऐसा रेडियोलॉजी सेंटर हो जहाँ पे कि सारे एक्सरेज, या अगर किसी को सीटी की जरूरत है तो वो करा पाए। इस तरह का अगर कुछ सिस्टम बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। गौरव इसमें शायद बहुत हेल्प कर पाएंगे, मेरे को लगता है कि गौरव काफी टच में होंगे वहाँ पे डॉक्टर्स के, तो वो शायद इसमें मदद कर पाए। फिर हाउ टू आइसोलेट अ सिम्प्टोमेटिक मेंबर एंड व्हाट आर द पर्टिकुलर मेजर्स फॉर चिल्ड्रन हु आर सिम्प्टोमेटिक? ये एक अच्छी बात है कि अभी तक कोरोना ने बच्चों को बहुत ज्यादा तंग नहीं किया है। बच्चे की इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी काफी अच्छी है इसमें, और ज्यादातर बच्चे जो हैं अगर इन्फेक्शन हो भी रहा है तो सिंपल एंटीबायोटिक से और क्रोसिन वगैरह की दवाइयों से बाहर निकल रहे हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनको की सीवियर डिजीज हो रही है या ज्यादा प्रॉब्लम में जा रहे हैं। आइसोलेट कैसे करना है आइसोलेशन का? तो देखिए सबसे तरीका यही है कि कम से कम जब से पहला सिम्टम आया है उससे आप 10 दिन मान के चलिए कि भाई 10 दिन तक तो आपको थोड़ा सा उनको आइसोलेट करके रखना ही पड़ेगा, प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। उसके लिए सबसे अच्छा साधन है जो मैंने पहले फर्स्ट वेबिनार में कहा था कि फेस शील्ड ले लें। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कोई कोविड पॉजिटिव है तो फेस शील्ड बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप सारे टाइम N95 मास्क नहीं पहन सकते हैं तो उसमें सिंपल कॉटन मास्क लगा के आप फेस शील्ड भी लगा लेंगे तो बहुत हद तक प्रिवेंशन हो जाएगा। कई बार आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे खाना वाना पकड़ाने में आप ग्लव्स यूज कर सकते हैं,
तीसरा, आप डिस्पोजेबल आइटम्स रख सकते हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह मंगा के रख सकते हैं, उसमें देके उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको आइसोलेट कर सकते हैं मेंबर्स को। फिर उसके बाद जो है अगर आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन सिम्टम्स कोविड के हैं, तो हमको क्या ट्रीटमेंट अप्रोच करनी चाहिए ऐसे केसेस में। मैंने आपको यही बताया है कि ऐसा बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन कोविड के सिम्टम्स हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप तुरंत अपनी जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन की हैं, कि कंप्लीट ब्लड काउंट, सीआरपी, ब्लड शुगर, थायराइड, टीएसएच, ये जरूर करा लें और एक साथ में चेस्ट एक्सरे करा लें। उससे हमको ये बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारी ये सिंपल जांचें ठीक हैं तो हमारी इम्यूनिटी लेवल्स अच्छे हैं। सपोज हमारे काउंट्स में लिम्फोसाइट लेवल्स अगर अच्छे आते हैं तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हाँ, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है और चांसेस ये हैं कि हम रिकवर होने के चांसेस ज्यादा है। Should RT-PCR negative but symptomatic COVID patient be treated as false negative? And can these persons be kept with COVID positive patients in the same room? तो मैं इसमें ये कहूंगा कि जो RT-PCR नेगेटिव है लेकिन सिम्टोमेटिक पॉजिटिव है, जब तक कि उनके एक्सरे में कोई निमोनिया का दाग ना आए या कोई ऐसा एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है या सीआरपी लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और उनको कोई और बीमारी पहले की नहीं है, तो हम उनको फॉल्स नेगेटिव सोच सकते हैं कि वो फॉल्स नेगेटिव हैं, प्रॉब्ली उनको कोविड है। और आइडियली तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ हम उनको इसलिए नहीं रखना चाहिए रूम में क्योंकि जिनका अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है तो प्रॉब्ली उनका वायरल रेप्लिकेशन फेज खत्म हो चुका है और वो ऑलरेडी जो है या तो साइटोकाइन स्टॉर्म वाले फेज में जाएंगे, इम्यून रिएक्शन वाले फेज में जा रहे हैं, या फिर वो रिकवरी फेज में जा रहे हैं। अगर ऐसे केसेस में हम उनको कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ रख देंगे जिसमें वायरस रेप्लिकेट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मुझको नहीं लगता कि हमको दोनों को सेम रूम शेयर करना चाहिए। हाँ, जो लोग कोविड पॉजिटिव थे और 9 या 10 दिन के बाद कोविड नेगेटिव हो गए हैं उनको हम सेम रूम में रख सकते हैं और सिम्टोमेटिकली बेटर हैं, या जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं और जिनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं और उनका आरटीपीसीआर स्कोर खराब नहीं है। आरटीपीसीआर स्कोर क्या होता है? आरटीपीसीआर स्कोर बड़ी सिंपल से जांच होती है, जिसमें स्कोरिंग रहता है, जिसमें ये पता चलता है कि हमारा कितने रेप्लिकेशन के बाद वायरस मिल रहा है। अगर हमारा वो स्कोर जो है 20 से कम है कि 18-15 रेप्लिकेशन के बाद ही हमको वायरस दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमारी वायरल लोड काफी ज्यादा है। और अगर हमारा स्कोर वो ज्यादा है कि हमको सपोज 30 रेप्लिकेशन के बाद वायरस दिख रहा है, इसका मतलब हमारा स्कोर जो है वो अच्छा है और हमारा वायरल लोड जो है वो कम है। तो जिसमें स्कोर अच्छा है और वायरल लोड कम है और सिम्टम्स नहीं है, उनको हम इकट्ठे रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द नोन सिम्टम्स व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड एज कोविड सिम्टम्स? Digestive upset, severe weakness, loss smell and taste, excessive dryness without fever, should they be counted as COVID symptoms? अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है थ्रोट पेन, बुखार आना, हाई ग्रेड फीवर। ये दो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं जो हम कोविड के इम्पोर्टेंट सिम्टम्स मान के चलते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं कोविड के, उसमें लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, ये दो और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं जिनको हम कोविड पॉजिटिव केसेस मान के चल सकते हैं अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो। इसके अलावा जितने भी सिम्टम्स हैं, सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो अनडिफाइंड सिम्टम्स हैं और उनको हम जैसे वीकनेस हो जाना या जैसे आपने ये बताया डाइजेस्टिव अपसेट्स हो जाना और बुखार नहीं है या ड्राइनेस होना, बुखार नहीं है, इसको हम कोविड के सिम्टम्स नहीं मान सकते। और मेरे पास ऐसे केसेस हैं जो मेरी नॉलेज में है जिनमें एक जना कोविड पॉजिटिव है, दूसरे को सेम सिम्टम्स आ रहे थे, उन्होंने जांची कराई और उनका कोविड नेगेटिव था। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर नहीं है, थ्रोट पेन नहीं है और लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल नहीं है, तो हम अपने आप को कोविड मान के चलें। हमको इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, रिपीट करा सकते हैं, एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं, वरना एक एक्सरे करा के देख सकते हैं कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं है और उसके हिसाब से हम फिर डिसीजन आगे ले सकते हैं। फिर उसके बाद कंफर्म्ड इन्फेक्शंस में जो पहला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंस ऑफ सीटी वैल्यू इन आरटीपीसीआर रिपोर्ट एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सीटी वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो बेटर है और सीटी वैल्यू अगर कम है तो वो सजेस्ट करती है कि वायरल लोड काफी ज्यादा है।
when to go for a chest X-ray, HRCT, COVID profile blood test, and how often they should be repeated. इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली मैं तो जो मेरी रिकमेंडेशन है, मैं एक्चुअली जनरल नहीं कह सकता, मैं HRCT कभी भी शुरू में एडवाइस नहीं करता हूँ। मैं सिंपल एक चेस्ट एक्सरे, काउंट्स, शुगर, CRP लेवल्स, डी डायमर लेवल्स, अगर कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं तो उन केसेस में या थॉराइड लेडीज में मैं एडवाइस करता हूँ कि आप ये करा लें। अगर सब कुछ ओके है तो हमको इमीडिएटली टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हम 4-5 डेज के बाद एक चेस्ट एक्सरे रिपीट करा सकते हैं देखने के लिए कि कोई सिम्टम्स या उसमें कोई फाइंडिंग्स तो नहीं है। अगर फीवर वगैरह आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, और हम चेस्ट एक्सरे रिपीट करा के देख सकते हैं, अगर उसमें कोई इन्फिल्ट्रेशन है तो हम स्कोरिंग के लिए एक HRCT करा सकते हैं 50 या 60 डे पे, लेकिन इमीडिएटली शुरू में HRCT में एडवाइस कभी भी नहीं करता हूँ। What is the recommended treatment plan? How to use and when to use and precautions of inhalers, nebulizers, steroids, antivirals, oxygen concentrators and plasma therapy. तो इसमें अगर हम एक एक करके इनको चलें तो इनहेलर्स और नेबुलाइजर्स जो हैं, जितने भी लोगों को कंजेशन है जो कोविड से ग्रस्त हैं, पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उसमें एक ऑलरेडी प्रोफेसर रसल हैं इंग्लैंड में, उन्होंने एक स्टडी की है जिसमें ये पाया गया है कि अगर हम इनहेल्ड स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उसमें रिकवरी रेट थोड़ा सा बेटर होता है जिन लोगों में इनहेल्ड स्टेरॉइड्स चला है। तो इनहेलर्स या नेबुलाइजर्स के थ्रू इनहेल्ड स्टेरॉइड लेने में कोई हर्ज नहीं है, केवल हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम नेबुलाइजर यूज कर रहे हैं तो फिर ट्यूबिंग्स क्लीन रखें और उसमें माउथ को फ्रेश वाटर से रिंस जरूर करें जिससे कि कोई फंगल इन्फेक्शन मुंह के अंदर ना हो। दूसरा, स्टेरॉइड्स ओरल और आईवी में, ओरल और आईवी स्टेरॉइड्स को ऑलमोस्ट माइल्ड केसेस में सेम ही रोल है। ऐसा नहीं है कि आईवी ज्यादा इफेक्टिव होगा, ओरल कम इफेक्टिव होगा, तो हम लोग तो ओरल ही प्रेफर करते हैं। और एक्चुअली जो डोजेस ऑलरेडी रिकमेंडेड है गाइडलाइंस में वो 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट माइल्ड में है और 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट मॉडरेट में है। लेकिन मैं आप फिर यही डिस्क्लेम करना चाहूंगा कि मैं एक्चुअली इन डोजेस पे मैं पर्सनली तो नहीं जा रहा हूँ, तो मैं इसमें ये कहूंगा कि आप अपने प्राइमरी फिजिशियन से डिस्कस कर लें, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टेरॉइड्स अगर सिम्टम्स ज्यादा नहीं है या बहुत ज्यादा रेव नहीं है CRP, तो मैं थोड़ा कम डोजेस, मैं अर्ली शुरू करना चाहता हूँ लेकिन कम डोजेस करना चाहता हूँ। और अगर ज्यादा सिम्टम्स हैं या फीवर बहुत हाई ग्रेड है या CRP लेवल्स बहुत हाई हैं तो इट मींस कहीं ना कहीं वो वार्निंग सिग्नल है, तो उसमें हमको डोजेस ज्यादा देनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। तो वो एक्चुअली हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते, वो डिपेंडिंग ऑन केस टू केस ही डिसाइड होगा कि हम स्टेरॉइड की कितनी डोज दें। हम कोई फिक्स डोज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यही आ रही है जो राजीव जी ने कहा है, आजकल सब लोग क्या हो रहा है, वो प्रिस्क्रिप्शन आ गए हैं रेडीमेड, वो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ट्रीटमेंट अपना शुरू हो जाता है। स्टेरॉइड कई लोग 2 मिलीग्राम डेक्सोना दिन में 3 बार खा रहे हैं, 2 मिलीग्राम दिन में 2 बार खा रहे हैं, और पता चलता है फिर उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। या जैसे उन्होंने कहा कि भाई बहुत लेट स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं, उसमें फिर बहुत हाई डोज स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं, इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो जाती है, लंग्स का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता है, सेकेंड इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये दो धारी तलवार है। स्टेरॉइड्स जो है हमको बहुत सोच समझ के यूज करना है। हाँ, अर्ली यूज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेरॉइड्स का, टाइमली एंड अर्ली यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली मैं ये नहीं कहूंगा इंक्यूबेशन पीरियड में ही शुरू कर दें, लेकिन अगर आपको फीवर अगर कुछ आ रहा है, न्यूमोनिक पैच है, वो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहा है कि ऑलरेडी आप वायरल रेप्लिकेशन फेज से आगे जा चुके हैं और आपको तुरंत वो स्टेरॉइड जो है वो शुरू करना जरूरी है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका CRP लेवल्स कितने हैं, आपका स्कोरिंग कितना था RT-PCR, आपकी कोमॉर्बिडिटीज कितनी है, आपका डी डाइमर लेवल्स कैसे हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू करने के लिए। एंटीवायरल ड्रग्स फेविफ्लू, रेमडेसिविर जो है, जो भी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, जैसे ऑलरेडी कई बार डिस्कस हो चुका है कि शुरू के 1 हफ्ते के अंदर ज्यादा अच्छा काम करती हैं। तो अगर आपका RT-PCR स्कोर जो है काफी कम है, 17-18 के आसपास आ रहा है, उसमें वायरल लोड ज्यादा है, अगर आप शुरू कर लेंगे फेविफ्लू और आपको कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है फेविफ्लू शुरू करने का, जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने सेमिनार्स में कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को रिकमेंडेड नहीं है, और यूरिक एसिड बहुत ज्यादा रेज नहीं होना चाहिए, लीवर किडनी फंक्शन ठीक होने चाहिए, तो उन केसेस में हम फेविफ्लू अगर दे भी दें तो उनका कोई हर्ज नहीं है जिसमें RT-PCR स्कोर कम है, जिसमें 15-20 से नीचे है तो उसमें हम दे सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बाइपैप्स में मैं एक क्वेश्चन जरूर इसमें कहना चाहूंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बड़ा अच्छा एक उपाय है जिन लोगों को हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे हैं, बड़ा क्रंच है आज की तारीख में, और कोई जाना भी नहीं चाहता अस्पताल, कोई नहीं जाना चाहता, सब लोग चाहते हैं भाई घर में ठीक हो जाए, घर का माहौल ज्यादा अच्छा होता है, अपना एक फैमिली एटमॉस्फेयर होता है, एक मॉरल सपोर्ट होती है, अस्पताल में तो अंदर घुसने भी नहीं देते पेशेंट के रिलेटिव्स को। तो इसमें जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, लेकिन हमको एक ट्रांसिट ही है, अगर हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है
और हमारा 2 या 3 लीटर पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे रख के भी वो जो है हमारा इम्प्रूव नहीं हो रहा है, और डे पर डे जो हमारी कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। वो कहीं ना कहीं वार्निंग सिग्नल है। सीआरपी बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, डी टाइमर काफी ज्यादा रेव्ड है, तो कहीं ना कहीं वो वार्निंग सिग्नल है कि नहीं, हम घर पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हमको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है, जिससे कि हमको आईवी एंटीबायोटिक्स, आईवी स्टेरॉइड्स, जो ऑक्सीजन सही मात्रा में मिल जाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अब बहुत सारे गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज कोशिश करी है वहाँ पे प्रोवाइड करने की। आर्मी हॉस्पिटल्स कहीं खुल गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने कोई आपके लिंक्स हैं आर्मी में या गवर्नमेंट में, तो उनके थ्रू आप ये इसमें हेल्प कर सकते हैं अपने, और जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं कि इनको टाइमली एडमिशन मिल जाए, वो इम्पोर्टेंट है। प्लाज्मा थेरेपी का तो एक्चुअली दे रहे हैं, काफी लोग यूज भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस प्लाज्मा थेरेपी पे ज्यादा नहीं है, और गाइडलाइंस भी प्लाज्मा थेरेपी को रिकमेंड नहीं करती हैं। तो इसमें तो मैं यही कहूंगा कि मेरी तरफ से तो नो ही है। प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली मैं तो कभी रिकमेंड किया नहीं है। How to extend the special care to COVID patient having BP, diabetes, heart, lung, liver, kidney problem? तो मैं एक्चुअली इसमें यही कहना चाह रहा था कि जो हमारी कोमॉर्बिडिटीज हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी कोमॉर्बिडिटीज को कंट्रोल में करके रखें। तो अगर हमको शुगर है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है कि हम अपने शुगर कंट्रोल करके रखें। स्टेरॉइड शुरू करते हैं तो शुगर कई बार रेज हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन वगैरह शुरू करें, जिससे कि हमारा शुगर कंट्रोल में रहे, वो ना बढ़े। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, एक मॉरल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक मॉरल सपोर्ट देते रहेंगे आपस में एक दूसरे को, और हमारी सोसाइटी एज अ होल एक मॉरल सपोर्ट हमको प्रोवाइड करिए, हमको पता है कि हमारे साथ 4 लोग खड़े हुए हैं, हमको ये पता है कि हमारे पास एक बैकअप है कि हमको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ ये 4 लोग हैं जो हमारी हेल्प कर देंगे, तो एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट हो जाता है वो। और इस तरह का मॉरल सपोर्ट सोसाइटी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। How to identify hypoxia and other serious symptom, warning signs and the need for hospitalization? तो hypoxia तो बड़ा सिंपल है डिटरमाइन करना कि जिन लोग जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले, अगर उनका सैचुरेशन 96% से कम है, और अगर 94% से कम जा रहा है, या फिर चलने पे उनका सैचुरेशन 4% से ज्यादा फॉल करता है, तो वो 96% नॉर्मल आ रहा है, चलने पे आपका सैचुरेशन डिक्रीज होकर 92% आ गया, या आपका 94% है, आपका कम आके 90% आ गया, तो कहीं ना कहीं वो सजेस्ट कर रहा है, हाइपोक्सिया एक चीज को जरूर सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं लंग्स के अंदर निमोनिया है, और वो निमोनिया अगर आ रहा है लंग्स में, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है, एक वार्निंग साइन है, जिसमें ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रीटमेंट प्रॉपर अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स जैसे आपने डिस्कस भी किया है कि स्टेरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेरॉइड की डोजेस कितनी है वो आपके डॉक्टर डिटरमाइन करेंगे, इन्फेक्शन है या नहीं है उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स चलेंगे। It is safe to have high risk patient admitted to hospital by day 5 even if they show mild symptom. कोई भी पेशेंट जो है अगर वो माइल्ड सिम्टम्स शो कर रहा है, उसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके उसको सेकंड इन्फेक्शन अगर कोई हो गया तो और परेशानी हो जाएगी। दूसरा, उसका न्यूट्रिशन हैम्पर हो जाता है, उसका एक मॉरल सपोर्ट चला जाता है, और ये सब चीजें जो है हमारे काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं। तो अगर कोमॉर्बिडिटीज को आप घर पे मैनेज कर लें जैसे आप कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर वो सब ठीक है सब चीजें, और हल्के से सिम्टम्स हैं, तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर जरूरत है तो स्टेरॉइड या एंटीकोगुलेंट्स अगर इंडिकेटेड है तो वो शुरू करके बेटर है कि हम घर पे ऑब्जर्व कर लें। अगर इंप्रूविंग साइड का ट्रेंड है तो वो एक बड़ा अच्छा साइन है, और उसमें ज्यादातर लोग रिकवर कर जाते हैं। व्हाट इज द सजेस्ट पीरियड ऑफ आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन? कैन अ पेशेंट इन्फेक्ट अदर इवन आफ्टर 10 days? तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन का जो पीरियड है वो ये कहा गया है कि एटलीस्ट 10 days का तो आइसोलेशन होना ही चाहिए। 7 days का क्वारंटाइन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 days का, और 7 days के बाद एटलीस्ट 1 हफ्ता और आइसोलेशन रहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि हमको ऑफ फीवर 3 दिन होना चाहिए। अगर हमको बुखार 3 दिन से नहीं आया है, 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, तो एक हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, हमारा अब वायरस रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, हमारी चीजें काफी हद तक ठीक है, और हमसे किसी और को इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत कम है। अब इसमें मैं वाइस वर्सा कहूंगा कि 10 दिन के बाद हमको ये नहीं देखना कि हम किसको इन्फेक्शन कर सकते हैं। 10 दिन के बाद हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमको इन्फेक्शन ना हो जाए कोई और, क्योंकि हमारे लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, हम वीक हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आइसोलेशन करने का 10 दिन के बाद भी, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन के लिए, कि हम अपने आप को रिकवर कर सकें, अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकें, थोड़ा योगा कर सकें, न्यूट्रिशन इंप्रूव कर सकें, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ रिगेन हो जाए। और बहुत अच्छी एक, अगर आप देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नेशनल
हेल्थ की जो वेबसाइट है नेशनल हेल्थ की यूके की, आप उस पर कर देखेंगे तो पोस्ट कोविड केयर का बड़ा अच्छा एक उन्होंने पीडीएफ बना के डाउनलोड किया है। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस उन्होंने दी हुई हैं जो आप कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, वो आप उसको सबको सर्कुलेट कर दें, वो हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस शुरू करें तो फायदा रहेगा। When do you call a patient recovered? What parameters like fever, oxygen saturation, etc. What parameters like fever, oxygen saturation, etc. required to be monitored, and till when, and what are the post-COVID normal values for saturation? रिकवरी हम तब कहते हैं पेशेंट को, जैसे मैंने बताया कि जब हमको 3 days ऑफ फीवर हो जाए। हमारे जो मॉनिटरिंग पैरामीटर्स हैं उसमें जो ब्लड पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है मॉनिटर करने के लिए, वो सीआरपी लेवल्स हैं और काउंट्स हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट ठीक है, हमारा सीआरपी लेवल 10 से नीचे आ चुका है या 5 से नीचे नॉर्मल उसमें आ गया है, और हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो नॉर्मल है, वो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो गिर नहीं रहा चलने के बाद, वॉक करने के बाद, तो वो एक अच्छा इंडिकेशन है कि हाँ हम काफी हद तक रिकवर कर चुके हैं। बस हमको अपना ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन इंप्रूव करना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी है और मॉरल सपोर्ट लेके रखनी है अपने फैमिली मेंबर से, और हम रिकवर हो जाएंगे। नॉर्मल वैल्यूज का सैचुरेशन वही है जो आपकी प्री कोविड नॉर्मल वैल्यूज थी। अगर 96% आपका सैचुरेशन रहता है नॉर्मली, तो अगर 96% है तो इट्स ओके एंड इट शुड नॉट फॉल, मतलब गिरना नहीं चाहिए वॉक करने के बाद। शुड एनी ब्लड टेस्ट एक्सरे बी डन चेक इफ द पर्सन हैज रिकवर्ड और नॉट? हाँ, ये मैं जरूर एडवाइस करूंगा कि अगर किसी को निमोनिया डेवलप हुआ था तो वो रिकवर होने के बाद भी अपना थोड़ा सा हर हफ्ते एक एक्सरे जरूर करा के देख लें, अगर पॉसिबल है, कि वो रिकवरी कितनी हो गई, हमारा पूरा एक्सरे क्लियरिंग हो गई नहीं हो गई। क्योंकि उसमें जो इम्पोर्टेंट इसलिए वो इम्पोर्टेंट होता है कि रिकवर होने के बाद भी कई लोगों के लंग्स थोड़े से डैमेज रह जाते हैं, और उसमें कुछ दवाइयां रहती हैं जिनको एंटीफाइब्रोटिक दवाइयां कहते हैं, वो हमको शुरू करनी पड़ती हैं अगर वो हीलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है या उनको डिसैचुरेट हो रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बहुत कम जाते हैं रिकवर होने के बावजूद भी। तो वो कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि हल्की सी फाइब्रोसिस हुई है लंग में, अगर बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक हैं और काउंट्स ठीक हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि लेवल थोड़ा कम जाता है, एक्सरे काउंट हम जरूर लेवल नहीं आ गए। हाउ टू लुक एट काफी रिस्पॉन्सिव हो जाता है, रिस्पॉन्स करता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं स्टेरॉइड्स देके, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक तो हमको ये देखना है कि हमारा स्टेरॉइड की डोजेस जल्द से जल्द टेपर ऑफ कर दें। अगर हाई डोजेस चल रही हैं तो उनको लो डोजेस स्टेरॉइड पे ले आए जल्द से जल्द अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिर फंगल इन्फेक्शन के होने के चांसेस रहते हैं। और अभी ये पाया गया कि म्यूकोरमाइकोसिस, जो ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं, उसके केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं जो पहले देखा नहीं जाता था। खासकर आई और ईएनटी वाले डॉक्टर्स काफी उसको देख रहे हैं कि वो काफी आ रहा है। और इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमको ये देखना है कि आंखों में अगर कोई दर्द हो रहा हो, अगर नाक से कोई डिस्चार्ज हो रहा हो ब्लड का, या काला डिस्चार्ज हो रहा है, या सीवियर पेन हो रहा है आंखों के पीछे, तो हमको ये बहुत ध्यान रखना है कि हमको ये देखना है कि हमारे स्टेरॉइड की डोसेस बहुत अधिक तो नहीं थी। तो उसमें हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिर हम एंटी फंगल दवाइयां डॉक्टर की सलाह से शुरू करें, जिससे कि वो हमको हमारे ऑर्गन्स को डैमेज ना कर दे। कार्डिक प्रॉब्लम्स और लीवर इश्यूज तो बड़े सिंपल हैं। जो आपके ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है कार्डिक का या लीवर का, वो आप कंटिन्यू करें और उसको मेंटेन करें, उनके पैरामीटर्स को गड़बड़ ना होने दें। हाउ टू ट्रीट सीवियर वीकनेस आफ्टर कोविड? वीकनेस ट्रीट करने में जो सिंपल सबसे अच्छा तरीका है वो गुड न्यूट्रिशन है। खाना पीना कर अच्छा खाएंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे, रेस्ट करेंगे, भगवान का भजन करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, और थोड़ा बहुत न्यूरोबियन फोर्ट वगैरह की आप दवाइयां ले सकते हैं जो बी कैप्सूल, बी कॉम्प्लेक्स रहते हैं। तो आप धीरे धीरे करके रिकवर कर जाएंगे। डाइट अपनी बिल्कुल सिंपल सादी डाइट रखें, जो बहुत ज्यादा तली हुई नमक वाली डाइट्स ना हो, और फ्रूट्स इंक्लूड करें डाइट में, तो उससे काफी हद तक रिकवरी आती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन मेंटेन करना। किसी भी तरीके से हमारे बॉडी का अगर पानी अच्छा रहा, किडनी प्रॉब्लम्स को छोड़ के, तो या कार्डिक की प्रॉब्लम्स को छोड़ के जिसमें पानी का रेस्ट्रिक्शन होता है, तो हमारी बॉडी काफी हद तक फाइट बैक कर लेती है और रिकवर कर जाती है। तो हाइड्रेशन बहुत अच्छा है कि हमारा होना चाहिए। टिल व्हेन द मेडिसिन्स लाइक ब्लड थिनर, स्टेरॉइड, विटामिन इनहेलर्स टू बी कंटिन्यूड?
तो ये एक्चुअली ब्लड थिनर्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, विटामिन हैं, इनहेलर्स हैं, ये कहते हैं, मतलब ये जनरली रिकमेंडेड रहता है कि 3 हफ्ते तक शायद ये हमको कंटिन्यू रखनी पड़ सकती हैं। ये भी डिपेंड करता है कि हमारे पैरामीटर्स कितनी जल्दी हमारे नॉर्मल आ गए, हमारे एक्सरेज की क्या रिपोर्ट है। इसीलिए हमारे इन्वेस्टिगेशंस हफ्ते में एक बार जरूरी है, रूटीन इन्वेस्टिगेशन, इसमें चेस्ट एक्सरे, खून की जांचें हैं, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये सब चीजें बंद कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लॉन्ग अगर हम स्टेरॉइड लेंगे उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। इनहेलर्स की भी बहुत लंबे समय जरूरत नहीं है अगर हमारी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई है, क्योंकि फिर अगर हम कुल्ला नहीं करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। ब्लड थिनर्स भी हमको ये देख के लेना पड़ता है कि ऑलरेडी कोई या रोपिड्रोगल वगैरह दवाइयां तो नहीं चाहिए जिसमें ब्लीडिंग टेंडेंसीज कहीं ज्यादा ना हो जाए, लीवर पे कोई इफेक्ट्स ना हो, क्योंकि उसमें फिर ब्लड थिनर्स जो है वो नुकसान करते हैं। तो ये सारे बहुत इश्यूज हैं जो डॉक्टर के देखरेख में ही आप आगे डिसाइड कर सकते हैं कि कब इनको बंद करना है, लेकिन 2 से 3 हफ्ते तक का रिकमेंडेशन है जनरल केसेस। शुड द हाउस बी डिसइंफेक्टेड स्टरलाइज्ड आफ्टर रिकवरी? डिसइंफेक्शन या स्टरलाइजेशन जो है वो आप क्लोरोहेक्सिडिन ये सॉल्यूशन रहता है, आप उसको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन रहता है, आप उसको पानी में मिला के उससे आप हाइपोक्लोराइड की बोतल मिल जाती है, उसका आधा ढक्कन अगर आप अपने पोछे की बाल्टी में डाल लें और उसको आप घर के अंदर लगा लें तो वो काफी अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, उससे अच्छा सा स्टरलाइजेशन हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सैनिटाइजर्स आपके पास होते हैं, जहाँ साबुन पानी हो वहाँ हाथ धो लें, और जहाँ साबुन पानी आपके पास अवेलेबल नहीं है या हैंड्स आपके डर्टी नहीं है वहाँ आप जो है वो अल्कोहल यूज कर लें, सैनिटाइजर्स यूज कर लें। इस तरह से आप कर सकते हैं। When can exercise and normal work be started? At least 3 weeks to 1 month के बाद ही नॉर्मल वर्किंग आप शुरू कर सकते हैं, जब आप बिल्कुल पूरी तरह से रिकवर हो जाएं। कभी वरना नहीं आप कर सकते हैं, पहले आप रिकवर हो जाएं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है, और उसके बाद ही आप ये चीजें शुरू कर सकते हैं। तो आई थिंक कि क्वेश्चंस तो शायद पूरे हो गए मेरे ख्याल से। क्वेश्चंस और भी हैं, वैक्सीनेशन का क्वेश्चन और बचे हैं। What precautions should be taken when one go out for vaccination and after returning home? राजीव जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन लगवाने के बाद जो है वो अपना नॉर्मल काम करते रहे और फिर एक दिन उनको फीवर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की तारीख में वैक्सीनेशन हम तभी लगवाएंगे जब हम बिल्कुल के अंदर इन्फेक्शन है तो हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर बॉडी में इन्फेक्शन है और वो कोविड का इन्फेक्शन हो और हमने वैक्सीन लगवा ली तो फ्लेयर अप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये देखा गया है कि बेटर ये है कि आप पहले ये देख लें कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैक्सीनेशन करने के बाद रिकवरी रेट्स बड़े अच्छे हैं, इन्फेक्शन के रेट्स काफी कम है, और आपके बाकी फैमिली मेंबर्स भी सेफ हो जाते हैं अगर आप वैक्सीनेशन करा के आएंगे, क्योंकि आपको वायरल लोड कम रहेगा तो आपके बाकी मेंबर्स के भी इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। वैक्सीनेशन का पूरा शेड्यूल भी पूरा करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन तब कराएं जब आप बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का फीवर या किसी तरह के इन्फेक्शन के साइंस ना हो। When can infected person take vaccine after recovery? ये रिकमेंडेड है कि कम से कम 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बाद आप अपनी फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन या सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन ले सकते हैं रिकवरी के बाद। When you can take the second dose vaccine, you get infected after first dose, वही है 6 से 8 हफ्ते का पीरियड है, उसके बाद ही आप सेकंड डोज लगवा सकते हैं। What if infected both the doses of vaccine? What infected after both? अगर दोनों डोजेस लग चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। ट्रीटमेंट प्लान तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। वैक्सीनेशन लेने के बाद भी अगर आप इन्फेक्ट हुए हैं, आपको यही देखनी पड़ेंगे आपके पैरामीटर्स कैसे हैं, कोमोर्बिडिटीज कैसी हैं, सीआरपी लेवल्स कैसे हैं, और उसके हिसाब से ही आपको ट्रीटमेंट प्लान अपना करना पड़ेगा। मैं फिर ये इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे जो हैं हमारे एसओपीज आ गए हैं कि हम ये ट्रीटमेंट कर लें, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम लोग ये ट्रीटमेंट अपने आप शुरू कर लेते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि इमीडिएटली अगर हमको जरा से सिम्टम्स लग रहे हैं, हमारा टेस्ट पॉजिटिव है, तो हम तुरंत साथ के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपने प्राइमरी फिजिशियन इज द बेस्ट फिजिशियन टू डील दिस केस, क्योंकि नॉलेज ऑलमोस्ट सबको सेम है ट्रीटमेंट की। इंपॉर्टेंट केवल ये है कि आपके पैरामीटर्स कैसे आ रहे हैं और उस पैरामीटर्स पे आपको किस तरह से आगे अप्रोच करना है। What antibody test should be done to see the effectiveness of vaccine and when? एंटीबॉडी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है वैक्सीन लगवाने के बाद।
कई बार ये देखा गया है कि एंटीबॉडी टेस्ट आपके पॉजिटिव नहीं आते वैक्सीन लगवाने के बाद। इसलिए ये नहीं है कि वैक्सीन से इम्यूनिटी नहीं आई है, वैक्सीन की इम्यूनोजेनिक रिएक्शन डिफरेंट होता है। तो वैक्सीन से इम्यूनिटी आपको डेवलप है, ये 100% मान के चलिए, और जब भी इन्फेक्शन होगा तो वो तब आपके एंटीबॉडीज आएंगे उसमें। ऐसा जरूरी नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद सब में एंटीबॉडीज आपको दिखे, तो कोई टेस्ट कराने, एंटीबॉडी टेस्ट कराने की जरूरत वैक्सीन के बाद नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा। मैं सर 5 मिनट का एक्चुअली समय लेना चाहूंगा, आप अपना डिस्कशन रखें। कोई एक इम्पोर्टेंट एक्चुअली कोई है जिनको मुझको 1 मिनट अटेंड करना पड़ेगा 5 मिनट्स के लिए, तो आप इतने अपना डिस्कशन रख लें, मैं 5 मिनट्स में आपको रिजॉइन कर लूं सर, अगर परमिशन हो। हेलो हेलो हेलो, मैं 5 मिनट्स के बाद हाँ जी, ज्वाइन हाँ कर जी, लेते हैं, आप अपना sure, डिस्कशन कंटिन्यू कर लें सर, फिर हम Sure, केस doctor. डिस्कशन कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, जी, थैंक यू। sure. So since doctor is not available, I have a small video. It is by Dr. Arvind Kumar. He's a chest specialist in Medanta Hospital. So I would like to play that video. Please carefully look at that video. So yeah, I'm sharing my screen. होम केयर देश में कहर बरपा रहा है। 90% से ऊपर रोगी इस समय होम केयर पर हैं। होम केयर पर लोगों में एक बहुत बड़ी उत्सुकता और घबराहट है लंग इन्वॉल्वमेंट की। कहीं मेरा लंग ना इन्वॉल्व हो जाए, मुझे कैसे पता लगेगा, उसको रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसको जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे पता लगेगा। और इसके लिए लोग तरह तरह की चीज़ें, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, कोई सीटी स्कैन करवा रहा है, इधर से उधर भाग रहे हैं, और इस प्रोसेस में वो संक्रमण को और फैला रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं, फैमिली को परेशान कर रहे हैं, और एक अफरा तफरी का माहौल है। ये सब अवॉइडेबल है। मैं इस वीडियो में अपने साथियों की मदद से आपको कुछ बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइजेस बताऊंगा, चेस्ट की एक्सरसाइजेस, जो आपको जो शुरू के पीरियड में, जैसा कि बताऊं कि कोविड के 2 पार्ट्स हैं। जो पहले 5 से 7 दिन होते हैं, इसमें प्राय बुखार और बाकी सारे सिम्टम्स होते हैं, और हो सकता है इस पीरियड में लंग इन्वॉल्वमेंट, लेकिन बहुत रेयर है। मोस्टली जो लंग इन्वॉल्वमेंट है वो 8 दिन के आसपास शो करता है, और 8 से 14 दिन का जो पीरियड होता है उस बीच में मोस्टली लंग इन्वॉल्वमेंट मैनिफेस्ट करता है। तो ये जो पहला हफ्ता है जिसमें आप रेस्ट पे हैं, आइसोलेशन में हैं, घर में हैं और खाली हैं, इस बीच में आप ये चंद बहुत ही सिंपल बेसिक सी एक्सरसाइज अकेले या जो इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स हैं आपके, उनके साथ कर सकते हैं, जिससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ये आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होने के चांसेस को कम करेगा। आपको लंग अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसके बारे में पहले से वार्न करेगा, और आपको जबरदस्ती के टेस्ट करने से रोकेगा। तो इसमें हम लंबा सांस खींच के रोकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा। इसको हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग एंड ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज। ये जो ब्रेथ होल्डिंग आप कितनी देर रोक पाते हैं, उसको हम ब्रेथ होल्डिंग टाइम कहते हैं। जब आप पहली बार रोकेंगे तो वो हो सकता है आप 8 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड रोक पाएं। मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप लोग ग्रुप एक्टिविटी करके इसको रोज 2-3 सेकंड से बढ़ाएं। मान लीजिए पहली बार आपने किया 8 सेकंड है, आपने कहा अच्छा मैं आज शाम को सोऊंगा तब जब मैं इसको 11 सेकंड कर लूंगा। अगले दिन आपने उसमें 3 सेकंड्स और किए, अगले दिन आपने 3 सेकंड्स और किए। करते 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 आप कोशिश करके इसको 20-25 सेकंड से ऊपर ले जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस भी रोगी ने अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम 25 सेकंड से ऊपर कर लिया, वो बहुत ही सेफ जोन में है। दूसरा,
रोज अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है तो यह आपके लंग्स से एक बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि अगर कुछ भी अंदर गड़बड़ होगा तो ये टाइम बढ़ेगा नहीं, बढ़ के फिर घटने लगेगा। तो यह हमें लंग की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करता है। एक, अगर कहीं भी कोई गड़बड़ होगी तो जो आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम बढ़ रहा होगा वो बढ़ने की जगह कम होने लगेगा, तो ये हमें वार्निंग सूचना देता है। दो, और मैं ये भी मानता हूं कि यह आप अगर करते रहेंगे तो आप लंग को इतना सुदृढ़ कर लेंगे कि अगर वहां थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होगा तो उससे आपके ऑक्सीजनेशन पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह आपको 1000 तरह से आपको हेल्प करता है। एक और टेस्ट है जिसको हम कहते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट। उसमें हम पहले ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, अपना ऑक्सीजन देखते हैं और फिर 6 मिनट तक हम वॉक करते हैं और उसके बाद फिर ऑक्सीजन देखते हैं। तो रेस्ट पे हो सकता है हमारा ऑक्सीजन नॉर्मल हो, लेकिन जब हम वॉक करते हैं तो उसके बाद में हमारा ऑक्सीजन गिर सकता है। तो यह भी एक बहुत अर्ली साइन है जो लंग इन्वॉल्वमेंट ऑक्सीजन फॉल के रूप में मैनिफेस्ट करने से पहले हमको बता देता है कि हमारे लंग इन्वॉल्व होने वाले हैं। यानी कि आपने 6 मिनट वॉक टेस्ट किया, आपका वॉक करने से पहले, वॉक करने के बाद दोनों सैचुरेशन 95 से ऊपर है, नॉर्मल है। अगर लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ तो आपका पहला साइन होगा कि आपका एक्सरसाइज के बाद वाला जो वैल्यू है वो 3-4% फॉल कर जाएगी। तो ये आपको एक पहली वार्निंग मिलेगी कि अंदर कुछ हो रहा है। तो अगर आप ग्रुप में घर में ब्रेथ होल्डिंग प्रैक्टिस करें, अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम 25 सेकंड से ऊपर पहुंचाएं और उसको रोज धीरे धीरे बढ़ाते रहें और उसको मॉनिटर करते रहें और उसको बढ़िया रखें, और दूसरा 6 मिनट वॉक टेस्ट में आपका फॉल नहीं होता, तो ये दो चीजें आपको इंडिकेट करती हैं कि अंदर सब कुछ ठीक है। क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो ब्रेथ होल्डिंग टाइम बढ़ेगा नहीं, वो घटने लगेगा और 6 मिनट वॉक टेस्ट पे आपका पोस्ट एक्सरसाइज वैल्यू कम होने लगेगी। तो मैं आपको अब ये चीजें करके अपने ग्रुप के साथ दिखाऊंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा कि घर में इसको करें और सीटी स्कैन की तरफ मत भागें। जब ऑक्सीजन कम होता है, एक्सेसिव खांसी होती है या चेस्ट में कोई सीवियर पेन वगैरह होता है या पोस्ट एक्सरसाइज आपका ऑक्सीजन फॉल करता है, इन्हीं 4 सिचुएशंस में आपको सीटी स्कैन कराना है। अदरवाइज आप इन 2 टेस्ट को, इन 2 मेथड्स को यूज करें और अपने को घर में सुरक्षित रखें और कोरोना से जल्दी रिकवर करें। तो आइए अब हम ये एक्सरसाइज करके देखते हैं। अगर आप अकेले हैं तो ये आपको स्वयं करना है, तो मैं एक सोलो ये एक्टिविटी करके दिखाऊंगा, और कई लोग हैं तो इसको ग्रुप में कर सकते हैं। उसके बाद में अपने टीम मेंबर्स के साथ आपको ग्रुप एक्टिविटी भी दिखाऊंगा। तो मान लीजिए मैं अकेला हूं या आप अकेले हैं, तो आपने बैठे, कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, चेस्ट सीधी होनी चाहिए, हाथ अपने थाइस पे रख लीजिए और मुंह से सांस लेंगे, क्योंकि कई लोगों को नाक में कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो मुंह से बड़ा स्मूथली सांस जाती है। अब देखिए मैंने सांस निकाल दी, मुंह खोला, तो मैंने मुंह खोल के गहरी सांस खींची थी और पूरी खींचते चला गया था और खींच करके उसको रोक लिया था। मैंने जल्दी छोड़ दिया, मैं तो 35 सेकंड तक रोक सकता हूं, जल्दी छोड़ा मैंने, लेकिन आप उसको जितना रोक सकते हैं उसको रोकिए। तो गहरा सांस खींचना और उसको रोकना ये जरूरी है। अब मैं अपने जो मेरे कॉलीग्स हैं, डॉक्टर हर्ष और सिस्टर नेहा और सिस्टर प्रेरणा, उनके साथ आपको यह ग्रुप एक्टिविटी करके दिखाता हूं। तो आप लोग सीधे बैठ जाइए, चेस्ट को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और बिल्कुल हाथों को आगे अपना रिलैक्स पोजीशन में रख लीजिए। और मैं 1 2 3 जब कहूंगा तो 3 के काउंट पे आप लोग मुंह खोल के गहरा सांस खींचते जाएंगे और मैक्सिमम जब आपको लगे नहीं खींच सकते हैं तो 5% और खींचिएगा और फिर अपने को फ्रीज कर दीजिएगा। चलिए 1 2 3 और खींचिए, बिल्कुल। अब अपने को फ्रीज कर दीजिए, तीनों फ्रीज कर दीजिए।
आप इमेजिन करिए कि ये जो अंदर इतनी हवा आपने भर ली है लंग्स के अंदर, ये आपके लंग्स को जो बिल्कुल पेरिफेरल पार्ट है उसमें भी हवा जा रही है, ये हवा से लंग्स फैल रहे हैं, लंग्स हेल्दी हो रहे हैं, ऑक्सीजन आपके बॉडी में पहुंच रही है और आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। अपने को ठीक होता हुआ महसूस करिए, ठीक होता हुआ महसूस करिए और जितनी देर संभव हो इसको रोक के रखिए। जब आपको लगे नहीं रोका जा सकता, 1-2 सेकंड और रोकिएगा। आपको जान लगानी है क्योंकि यह आपके लंग्स की पावर को बढ़ा रहा है, आपकी ब्रेथ होल्डिंग बढ़ा रहा है, आपके लंग्स का पेरिफेरल पार्ट को ओपन अप करके टोटल लंग अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज आपका बढ़ा रहा है। रोक के रखिए, रोक के रखिए, बिल्कुल रोक के रखिए। जो लोग आप परिवार में देखें, कोई जल्दी छोड़ पाएगा, कोई देर तक रोक पाएगा, तो जो सबसे ज्यादा देर तक रोक पाता है वो दूसरों को एनकरेज करेगा। अरे भैया, अरे भाभी, चलो देखो मेरे साथ करो, मैं और बढ़ाओ। एक दूसरे को एनकरेज करके इस ब्रेथ होल्डिंग टाइम को बढ़ाने की कोशिश करिए। ये एक अच्छी ग्रुप एक्टिविटी है, ये आपके लंग्स को हेल्दी कर रही है, ये आपको और अच्छा बनाएगी। तो देखिए, प्रेरणा ने शायद 2-3 सेकंड पहले रोक दिया, डॉक्टर हर्ष और सिस्टर नेहा ने उससे ज्यादा इसको रोका। तो एक दूसरे को आप एनकरेज करेंगे तो आप एक दूसरे का ब्रेथ होल्डिंग टाइम और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे। आप रियलाइज करेंगे कि ये एक रियली गुड ब्रेथ होल्डिंग, डीप ब्रेथ टेकिंग और ब्रेथ होल्डिंग के बाद आप एकदम एग्जॉस्ट से हो जाएंगे, थक से जाएंगे। तो मैं इसको नहीं कहूंगा कि इसको बार बार करिए। एक बार आपने रियली डीप ब्रेथ लेके खूब देर तक रोक लिया तो वो वंडरफुल है, आपके लंग्स को उसने पेरिफेरल पार्ट्स को ओपन अप कर दिया। घंटे में एक बार और हो सके तो 2 बार ये करिए, लेकिन हर सब्सिक्वेंट घंटे में पिछले घंटे के मुकाबले 1-8 सेकंड बढ़ाइए, बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए और किसी तरह से कोशिश करके इसको 20-25 सेकंड के बाहर ले जाइए। वो हमारा ग्रीन जोन है जिसका 20-25 सेकंड से ऊपर ब्रेथ होल्डिंग टाइम है, उसके लंग्स बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट करके दिखाते हैं। सिस्टर नेहा आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगी। इन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया हुआ है, देखिए ये इसमें रीडिंग इनकी अभी सैचुरेशन 97 दिखा रहा है। अब हम इस प्रोब को निकाल के रख देंगे और अब ये कमरे के अंदर 6 मिनट्स तक वॉक करेंगी। आपको भागना नहीं है, आपको एक नॉर्मल स्पीड पे 6 मिनट्स तक लगातार वॉक करना है। वॉक करना शुरू करिए, थोड़ा तेज चलें। चलते रहें, कंटिन्यूअस, रुकना नहीं है, 6 मिनट्स तक कंटिन्यूअस वॉक करना है। अब हम इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं, ये वॉक करती रहेंगी, हम 6 मिनट पूरा होने पे फिर आपको दिखाएंगे। अब देखिए इन्होंने 6 मिनट का पूरा वॉक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको ऑन करके फिर से लगाते हैं और देखते हैं कि अब इनका सैचुरेशन क्या है। इधर दिखाइएगा, देखिए इनकी सांस फूल रही है, आप देखेंगे इनकी सांस फूल रही है क्योंकि इन्होंने काफी तेज वॉकिंग की है। लेकिन अभी हम सैचुरेशन देखते हैं कितना है, 98। तो एक्चुअली 97 से स्टार्ट हुए थे और वॉक करने पे इनका 98 हो गया, तो कोई फॉल सैचुरेशन में नहीं हुआ। अगर आपका लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू होगा तो 3-4% का फॉल शुरू होता है, वो पहला वार्निंग सिग्नल होता है कि आपके लंग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो अगर आपके वॉकिंग करने पे कोई भी फॉल सैचुरेशन में नहीं है, इसका मतलब आपके लंग्स बिल्कुल ठीक हैं। कोरोना इस समय Hello, I think Dr. Singhal is back. Dr. Singhal, if you would like to now proceed. Dr. Singhal, are you able to hear me? गौरव, डॉक्टर सिंघल आ गए क्या? इस वीडियो को कंप्लीट कर लो अभिनव, एंड देन यू गो थ्रू द अनदर वीडियो ऑफ डॉक्टर के अग्रवाल। आ जाएंगे जब तक। I think Dr. Singhal ने मेरे को टेक्स्ट करा था that he is joining. He has to go somewhere, so he would like to finish his part, and then we can start with the video. No problem बेटे, as long as he is not coming, continue. ठीक है।
Till the time Dr. Singhal is joining, I'll share another video. This is by Dr. KK Agarwal. He's also a chest specialist, so I'll just share that video. I think Dr. Singhal has joined. Dr. Singhal, are you able to hear me? Run second video बेटे. के घर में 15 लोग बीमार हैं और उसमें से 5 बच्चे हैं 10 साल से कम के. वो तो आपने अलग कर दिए, इनको तो कुछ नहीं करना, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, अपने आप ठीक हो जाएंगे. मान लीजिए 5 मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन है, ये मरने वाली नहीं है, इनको सिर्फ एस्पिरिन दे दो और छोड़ दो, ये अपने आप ठीक हो जाएंगी. उसके अलावा मान लीजिए 4 को वैक्सीन लग चुका है, तो आप क्या बोलोगे, इनको कुछ नहीं करना, ये मरेंगे नहीं, अब वैक्सीन लग गया है, अगर कोविड हो भी रहा है तो क्या हुआ. बच्चे 2-3 उस पर कंसंट्रेट करो, उसके बारे में बात करो, बाकी लोगों को आप गाइड कर सकते हो. देयर आर ओनली 2 एसेंशियल ड्रग्स in COVID-19. One is prednisolone and second is blood thinner. सबसे सस्ता prednisolone जनौषधि में है और सबसे I think Dr. Singhal has joined. Dr. Singhal, are you there? Yes. Yes. Okay. So I'll stop the video and I would like you to continue. Okay. Thank you, Abhinav. Sorry for the interruption from my side. First case is Shri Navneet Jain, who got his first dose of vaccination on 14th April 2021. He got 100-degree fever on 15th April. Though it might be due to vaccine itself, fever stayed on and off for the next 6 days, maximum going up to 101. On 23rd April morning, his oxygen saturation dropped to 76. तो 14th April में उनको वैक्सीन लगी और 23rd अप्रैल में उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हुआ. अगर हम 14th अप्रैल से 23rd अप्रैल का टाइम पीरियड देखें तो ये अराउंड 9th डे का है. इट मींस कि उनको ऑलरेडी कोविड रहा होगा या उनको कोविड लाइक सिम्टम्स रहे होंगे और उन्होंने उसी समय वैक्सीनेशन अपना करा लिया और प्रॉब्ली ये 9th डे पे उनको जो है वो साइटोकाइन स्टॉर्म रहा होगा, जिसके कारण उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन इमीडिएटली ड्रॉप हो गया. अब हमको ये पता क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने सोचा कि ये वैक्सीन इंड्यूस्ड फीवर है. वैक्सीन इंड्यूस्ड फीवर जनरली 1 दिन रह सकता है और वो बहुत माइल्ड सा फीवर होता है. इन्फेक्शन का फीवर कई दिन परसिस्ट करता है. अगर आपका फीवर वैक्सीन के बाद लगातार परसिस्ट कर रहा है या इंटरमिटेंटली परसिस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये वार्निंग साइन है कि इमीडिएटली हम ये देखें कि कहीं हमको कोविड तो नहीं है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये इस केस रिपोर्ट में ईश्वर करें वो जल्दी ठीक हो जाए. इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमको इग्नोर नहीं करना है अपना फीवर, अगर वैक्सीन के बाद भी फीवर आ रहा है और वो परसिस्ट कर रहा है तो. RT-PCR was done, all medicine started on 25th April. अब जो है 14th अप्रैल में फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन हुआ, 15th अप्रैल में फीवर हुआ, लेकिन सब मेडिसिन जो है वो 25th अप्रैल में शुरू हुई हैं. तो ऑलरेडी हम काफी डिले हो चुके थे दवाइयां शुरू करने में. स्टीरॉइड्स और फेविफ्लू हमारी 9th या 10th डे पे शुरू हुई हैं और जनरली ये देखा गया है कि अगर हम साइटोकाइन स्टॉर्म में लेट अगर हम स्टीरॉइड शुरू करते हैं तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आता है या लंग्स की रिकवरी बहुत अच्छी नहीं होती है. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हम उसको एज अर्ली एज पॉसिबल आइडेंटिफाई करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. अभी जो है वो रेमडेसिविर और मेट्रोल इंजेक्शन ले रहे हैं. चेस्ट एक्सरे में न्यूमोनिया है, बाइपैप मशीन पे हैं और अभी डी डायमोस उनके नॉर्मल आ गए हैं जो पहले बढ़े हुए थे एंटीकोगुलेंट से. और ऑक्सीजन लेवल जो है अभी 80 to 83% स्टे कर रहा है, लेकिन जब भी वो वॉक करते हैं या यूरिन वगैरह जाते हैं तो 67 तक ड्रॉप कर जाता है और सिटी स्कोर भी बहुत अच्छा नहीं है जो 17 है. और उनको एंटी फाइब्रोटिक एजेंट निंटिना 150 मिलीग्राम जो एंटी फाइब्रोटिक एजेंट्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं. एंटी फाइब्रोटिक्स तो बिल्कुल सही शुरू की, क्योंकि अगर हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन डिक्रीज हो रहा है इन स्पाइट ऑफ रिकवरी और कहीं ना कहीं अगर हमारा फाइब्रोसिस है तो वो एक इंडिकेशन है कि हमको एंटीफाइब्रोटिक एजेंट शुरू कर देना चाहिए. लेकिन एंटीफाइब्रोटिक कोई वंडर ड्रग्स नहीं है. एंटीफाइब्रोटिक का इफेक्ट आने में करीब 1 महीना लगता है.
तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस केस में वो ये है कि हमको उनको इन्फेक्शन से बचाना है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमको ये देखना है कि उनके कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। पहली बात, स्टेरॉइड की डोज हमको उस तरह से इसमें देनी पड़ेगी कि उनको बेनिफिट भी रहे, जो उनको बेनिफिट स्टेरॉइड का मिल रहा है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकें, और जो भी उनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं उसको हम टेक केयर कर सकें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जब तक कि ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव नहीं करता है तो बाइपेप सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, बाइपेप सपोर्ट लगी रहनी चाहिए, ऑक्सीजन सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे लंग्स को एक सपोर्ट मिलती रहे, जिससे कि वो इससे रिकवर कर सकें। तो मुझको ये लगता है कि यही इंपॉर्टेंट है इनके केस में। जो दूसरी केस है वो एक केस और है, वो डॉक्टर साहब दूसरा केस हेमंत शर्मा का है। अच्छा सर, उन्होंने हाँ, हेमंत उन्होंने शर्मा पूरी है। या जी, वो मौजूद भी हैं यहाँ पर, या जी, उनको जी, जी। स्पॉटलाइट करें, और मुझे हाँ कोई सर, मैं ये इंफॉर्मेशन आपको पढ़ चाहिए तो लेता हूँ, यू कैन उन्होंने मुझे डायरेक्टली आस्क हिम। हाँ नहीं भेजी है स्पॉटलाइट सर करें, उन्होंने। अभिनव स्पॉटलाइट हिम। अंकल कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो है 25 मार्च को फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन ली, और पहली अप्रैल को उनको रेडनेस नोटिस हुई आईज में, और उनको एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस डायग्नोस हुआ 3 तारीख को, और उसके बाद उन्होंने आई ड्रॉप्स कंटिन्यू रखी 12 तारीख तक। 12 तारीख को उनको थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ, ड्राई कफ हुआ। 10 तारीख से उनको ये शुरू हुआ है और उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है, और 13 तारीख को उन्होंने कोविड टेस्ट कराया जो कि पॉजिटिव आया है। तो अगर हम इस सिनेरियो को देखते हैं तो जो उनकी रेडनेस आई थी वो पहली तारीख को थी, और जो उनका कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो 13 तारीख को आई है। अब अगर पहली तारीख को हम मान के चलते हैं कि कोविड का इन्फेक्शन था, और 13 तारीख को अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, तो उसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि उसकी वो आरटीपीसीआर का वैल्यू क्या है जो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। क्या वैल्यू बता सकते हैं सर, हेमंत सर, कि आपकी वैल्यू कितनी थी आरटीपीसीआर की? एक्चुअली ये अपोलो हॉस्पिटल्स देते नहीं है ये वैल्यू। अच्छा, उनकी रिपोर्ट में ये वैल्यू मिसिंग है। ठीक है। अगर उसमें वैल्यू ज्यादा है, अगर उनकी वैल्यू 30 थी उसकी आरटीपीसीआर की, तो हम ये सोच सकते हैं कि जो आपको इन्फेक्शन था वो कोविड की वजह से था आईज में। अगर ये वैल्यू कम है, सपोज 20 से कम है, तो ये कहना मुश्किल रहेगा कि जो कंजंक्टिवाइटिस आपको हुआ था वो कोविड की वजह से था। कोविड की वजह से कंजंक्टिवाइटिस के बहुत रेयर चांसेस हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन नोज से, माउथ से और आईज से हो सकता है, इसलिए हम 100% इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि एज कंजंक्टिवाइटिस से स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन उसमें आरटीपीसीआर की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आरटीपीसीआर की वैल्यू कम है तो प्रॉब्ली चांसेस ये हैं कि कंजंक्टिवाइटिस अलग प्रॉब्लम थी और ये अलग प्रॉब्लम हुई है। और अगर आरटीपीसीआर की वैल्यू अराउंड 30 है आपके 15th डे पे, तो फिर चांसेस ज्यादा ये हैं कि ये हो सकता है कि ये एज कंजंक्टिवाइटिस प्रेजेंट आपको किया हो। अब इसमें आपने कोर्स भी बताया है कि आपके जो है HRCT स्कोरिंग जो थी 19 तारीख में 14/25 थी, और सैचुरेशन आपका मेंटेन था, और 20th को आपका सैचुरेशन भी डिक्रीज हुआ था। तो प्रॉब्ली आपके जो लंग्स इफेक्ट हुए थे उसकी वजह से आपका सैचुरेशन डिक्रीज हुआ था। एक बार कोविड हो गया, कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव है, लंग्स में निमोनिया आ गया, तो फिर तो हमको वो जो उसके स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जो उसकी गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से उसको लेके चलना पड़ेगा। तो फिर आपको उसी तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट प्लान किया है सारा, और धीरे धीरे करके आप अंडर पल्मोलॉजिस्ट गाइडेंस, आपका स्टेरॉइड भी शुरू हुआ था और धीरे धीरे आप रिकवर भी कर गए हैं। तो अच्छी बात है, आप रिकवर कर गए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जल्दी आप और रिकवर करें। और मैं एक NHS की जो पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन वीडियो जो PDF है वो मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप पे, उससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा, मुझको ऐसा लगता है। तो आई थिंक कि ये 2 केसेस हैं जो हम डिस्कस कर सकते थे। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो सर आप पूछ सकते हैं, फिर मैं इजाजत चाहूंगा। एक्चुअली मेरे बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो रखे हैं इंस्टीट्यूट के, बार बार कॉल्स आ रही हैं। तो सो मच डॉक्टर साहब एक बात आपसे ये पूछनी थी मुझे कि ये जो डर है, जो भय है, आप मेडिकल साइंस के हिसाब से देखो हम ये कैसे पेशेंट के ऊपर रिएक्ट
करता है, मतलब उसकी बॉडी को कैसे रिएक्ट करता है? क्योंकि जो मोमेंट जो पेशेंट घबरा जाता है और उसको डर लगने लगता है कि अब तो मैं गया और मेरी ऑक्सीजन कम हो गई, और तो जो पैनिक ट्रिगर होता है तो उससे बॉडी का रिएक्शन मेडिकल साइंसेस के हिसाब से क्या उसका अगर वो पॉजिटिव रहे तो कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत फर्क पड़ता है सर। प्रॉब्लम ये है कि हमारा अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होगा तो उसमें हमारे दो नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि बीमारी का इफेक्ट हमारे पर ज्यादा होगा। दूसरा नुकसान क्या है कि हम ओवर मेडिकेशंस कर लेंगे और डिफरेंट डिफरेंट मेडिकेशंस ट्राई करते रहेंगे या डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज ट्राई करते रहेंगे, जो भी नुकसानदायक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोविड हो भी गया है तो पहली चीज तो हम दिमाग में सोचें कि एक अच्छी बात यह है कि उसमें रिकवरी रेट काफी ज्यादा है, और अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, तो चांसेस हमारी रिकवरी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम उनका इमीडिएटली टेस्टिंग करा लें, उससे ना घबराएं टेस्टिंग कराने से। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि अगर हमको जरा सा भी लगता है कि फीवर है या कोई न्यूमोनिक पैच है या सीआरपी लेवल्स काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो हम इमीडिएटली जो है डॉक्टर की सलाह के हिसाब से स्टेरॉइड्स अगर शुरू हो सकते हैं, लो डोज ही भले ही शुरू करें, वो इमीडिएटली शुरू कर लेने चाहिए। ये मेरी अपनी मानना है। मतलब आई कैन नॉट से कि ये जनरलाइज स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, वो इंडिविजुअलाइज डिपेंड ऑन आपके प्राइमरी फिजिशियन क्या कहते हैं उस पर निर्भर करेगा। अब डॉक्टर साहब बहुत सारे पेशेंट्स में जो दूर दराज के इलाके में है वहां से बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिन्हें HRCT का स्कोर 18 हो गया है और शुगर है साथ में, और वहां पर ना बाईपेप मशीन है ना वेंटिलेटर है। अब उन हॉस्पिटल्स वालों ने हाथ उठा दिए हैं, तो अब वहां से जब छोटे शहरों से दिल्ली की तरफ रुक करते हैं तो दिल्ली की तरफ भी कहीं एडमिशन नजर नहीं आता। देन व्हाट वी कैन डू, और वहां पे डॉक्टर भी इतने इक्विप्ड नहीं है, तो व्हाट वी कैन एडवाइस देयर? देखिए, मैं तो खुद इस चीज को फेस कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने एज इंचार्ज दिया है मुझको। पलवल है, महेंद्रगढ़ है, रेवड़ी है हरियाणा की। रेवड़ी में बड़ी अच्छी फैसिलिटीज हैं, आईसीयू है उनका अपना। वहाँ पे हमारे यहाँ से एनेस्थेटिस्ट गया है, वो डील कर रहा है वहाँ पे। बल्कि पलवल में एक मेडिसिन का जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो गया है, वो बता रहा है कि उसको बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अंदर उसको जाना पड़ रहा है, कई बार किट भी नहीं मिलती है और उसको ऐसे ही डील करना पड़ा है। तो इट डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस। तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटी प्लेस है वहाँ फैसिलिटीज अच्छी नहीं होंगी। ये वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल जो सीएमओ है, एसएमओ है, उनके आउटलुक पे बहुत डिपेंड करता है। ऑक्सीजन अभी प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल्स पे काफी जगह पहले से अवेलेबल थी, और इसमें 1 या 2% लोगों को ही केवल वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है, बाईपेप मशीन की जरूरत पड़ती है। एक सिंपल रिजर्वायर मास्क जो होता है उससे ऑक्सीजन लगा के दवाइयां कर अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे लोग ट्रीट हो जाते हैं। तो एटलीस्ट हम मेजोरिटी को तो ट्रीट कर सकते हैं वहां पे। केवल एक अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस है, एक थोड़ा एक्सपर्ट गाइडेंस की इंपॉर्टेंस है। तो मैं यही कहूंगा कि वहां पे जो स्पेशलिस्ट हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हमारे एक नगर निगम की एक ऑलरेडी एक सेवा चल रही है जिसमें नगर निगम के थ्रू बहुत सारे डॉक्टर्स, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स इन्वॉल्व हैं, वो अपनी एडवाइस दे देते हैं नगर निगम के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डेज पे और डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स पे। इस तरह की अगर इस तरह की सुविधाएं हर डिस्ट्रिक्ट में छोटे लेवल पे भी शुरू हो जाएं, या वो संपर्क कर सकते हैं बड़ी डिस्ट्रिक्ट से कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट से का एक जना कोई कोऑर्डिनेट कर ले, तो उससे बहुत फायदा होगा। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें वेंटिलेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेंटिलेटर्स कोई सॉल्यूशन नहीं है इस बीमारी का। इस बीमारी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रिवेंशन, सेकंड अर्ली केयर, थर्ड अर्ली डायग्नोसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो बहुत लेट आ रही है हमारे, हमको ये पता ही नहीं चल रहा कि इन्फेक्शन है या नहीं है। तब तक हम काफी लोगों को स्प्रेड अप कर चुके होते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि एक जना 3 जनों को स्प्रेड अप कर रहा है ये बीमारी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको अर्ली डायग्नोसिस करें बीमारी का। ये जो मैंने आपको सिंपल इन्वेस्टिगेशन बताए हैं, एक्सरे है, खून की जांचें हैं, सीआरपी है, ये प्राइमरी लेवल पे भी बहुत जगह अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है। एंटीजन टेस्ट भी आराम से हो सकते हैं प्राइमरी लेवल पे, तो हमको उनको स्केल अप करना पड़ेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को स्केल अप करना है हमको, हर जगह जहाँ पे भी वैक्सीन अवेलेबल है और जो लोग बिल्कुल ठीक है उनको एज अर्ली एज पॉसिबल, मैं तो ये कहूंगा कि यंग इंडिविजुअल्स को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करा दें, जिससे कि वो कैरियर्स ना बने आगे बीमारी के। जो बिल्कुल ठीक है उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब, ये 2DG बिराफिन और ये एक और साइड में पढ़ रहा था वारफेरिन, इस टाइप की जो मेडिसिन हैं, प्लस ये डेक्सामेथासोन है, इन सारी चीजों के, इन सारी जो ड्रग्स हैं, इन सारी ड्रग्स का कोई उपयोग होना है आने वाले कल में, हो पाएगा? क्या देख रहे हैं आप? हाँ, देखिए आगे आने वाले समय तो मुझको थोड़ा अच्छा ही लगता है। मैं मतलब अपनी राय दे सकता हूँ, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज लगी हुई हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट्स लगी हुई हैं।
अभी तो ये भी हो रहा है कि यूएस कह रहा है कि हम पेटेंट हटा लेंगे, जो हमारी वैक्सीन का पेटेंट है आप उसको अपने देश में बना के उसको डिस्पर्स कर सकते हैं। इस तरह की भी बातें WHO में चल रही हैं। इंडिया स्ट्रांगली कह रहा है कि सारे पेटेंट्स जो कोरोना की दवाइयों पे हैं वो हट जाने चाहिए, जिससे उनका फ्रीली यूज हो सके वर्ल्ड ओवर, जहाँ पे भी पेशेंट को नीड है। तो हमको एक तो अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट काफी एक्टिवली कोशिश कर रही है उसको केयर करने के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बहुत सारी, जैसे विराफिन आपने बताया, बहुत अच्छी ड्रग है। मुझको लगता है कि एक सब्क्यूटेनियस इंजेक्शन लगा के, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। आज तक जो हम दवाइयां खा रहे हैं, जैसे जो भी हम दवाइयां लेते हैं, वो इम्यूनिटी को कम करती हैं। सिर्फ स्टेरॉइड इम्यूनिटी को कम कर रही है वो, या फिर हम डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी इम्यूनिटी को कम कर रहा है। या जो एंटीसेप्सिस की जो दवाइयां हैं, वो भी इम्यूनिटी को हमारी कहीं ना कहीं पे हैम्पर कर रही हैं, कम कर रही हैं। जो बहुत महंगे इंजेक्शन हैं, 5-5, 6-6 लाख रुपए के इंजेक्शन लगते हैं रेमडेसिविर के साथ, वो भी हमारे कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को कम करता है। तो ये बड़ी अच्छी कैडिला ने ड्रग निकाली है, जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें पाइगेलेटेड इंटरफेरॉन 2 बीटा है। इंटरफेरॉन्स जो हैं वो बेसिकली जब भी हमारा कोई इन्फेक्शन होता है, तो अगेंस्ट दोज इन्फेक्शन इंटरफेरॉन्स जनरेट होते हैं, जो कि वायरस को कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए बड़े यूजफुल होते हैं, बॉडी से जनरेट होते हैं। तो बेसिकली ये दवाई क्या है, सब्क्यूटेनियस इंजेक्शन लग जाएगा एक, हमारे इंटरफेरॉन्स जनरेट हो जाएंगे माइल्ड डिजीज में, तो हमारी माइल्ड से मॉडरेट डिजीज में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये बड़ा अच्छा है। उनकी एक वैक्सीन भी पाइपलाइन में है, अगर वो वैक्सीन भी निकल जाती है तो मैं तो कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट के पास वैक्सीन का एक अच्छी मात्रा हो जाए, तो वो फिर वो इसको अलाउ कर दे सेल में लेने के लिए भी मार्केट में, जिससे कि वैक्सीन काफी सारी वैक्सीन काफी जगह पे अवेलेबल हो, और जिसकी जो इच्छा हो अपनी वैक्सीनेशन करा ले। ज्यादातर वैक्सीन की एफिकेसी 60 to 90% के बीच में है, और बहुत सारी वैक्सीन, ज्यादातर वैक्सीन जो है वो म्यूटेंट स्ट्रेन्स को भी कवर अप कर रही हैं, इसलिए वैक्सीन शुड बी फ्रीली अवेलेबल। एक्चुअली मुझको ऐसा लगता है। डॉक्टर साहब, एक एक और छोटा सा क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि सारे जने उस क्वेश्चन का जवाब आपसे चाहेंगे। कोविड होने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? जैसे आज मुझे 21 दिन हो चुके हैं और मैं पिछले 14-15 दिन से बिल्कुल नॉर्मल हूँ, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये मैं समझता हूँ कि सब जने जानना चाहते हैं। आईसीएमआर की 3 दिन पहले एक ट्वीट था, उस पर उन्होंने कहा कि एक बार आप पॉजिटिव हो गए हैं तो री टेस्ट कराने की बाद में आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। ये गाइडलाइंस पिछले साल से हैं, कि ये पिछले साल ही आ गई थी कि 9 दिन के बाद आरटीपीसीआर रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। ये पिछले साल आ गया था। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग ये देखते हैं कि हम पॉजिटिव अभी भी हैं या नहीं है। एक्चुअली ये ऑलरेडी नोन फैक्ट है कि 9 या 10 दिन के बाद वायरस रेप्लिकेट नहीं होता है, तो आप किसी को इन्फेक्शन नहीं करेंगे। अगर आप पॉजिटिव भी हैं तो कोई ऐसी इश्यू नहीं है। आपको केवल कोशिश ये करना है कि अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट रखना है। कम से कम 1 महीने तक आप कोशिश करें कि आप मार्केट में ना जाएं, कहीं और ना जाएं। 10 डेज तक तो बिल्कुल क्वारंटाइन मतलब आपको होके रखना होगा, और उसके बाद आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लें, जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 10 डेज के बाद कोई ऐसा इशू नहीं है। एक्चुअली 10 डेज के बाद आप इन्फेक्टिव नहीं होते कि आप किसी को इन्फेक्शन कर सकें। ये वाइस वर्सा है कि आपको इन्फेक्शन ना लग जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटी बात और आप पूछ लीजिए। एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ कि पोस्ट कोविड में बहुत सारे पेशेंट जो कोविड से रिकवर हो गए, तो जो ऑलरेडी बीपी के पेशेंट थे या शुगर के पेशेंट थे, तो वो बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है पेशेंट्स में। ये कोविड की वजह से हो रहा है? उनकी डोजेस भी दोबारा से शायद सैचुरेशन फ्लक्चुएटेड है सर। सैचुरेशन की बात करें सर? सैचुरेशन की बात नहीं, ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर जो लोग बीपी की दवाई पहले ले रहे थे, हाँ, ब्लड प्रेशर अब उनका फ्लक्चुएट कर रहा है कोविड के बाद, पोस्ट कोविड, और शुगर भी उनकी जो है ना पोस्ट कोविड फ्लक्चुएट कर रही है जी। और जो वो पुरानी जो इसलिए हो डोज रहा है ना, उनकी निर्धारित हुई थी उससे। जी प्लीज। वो इसलिए हो रहा है जी सर डॉक्टर क्योंकि प्लीज। ये कोविड, वो इसलिए हो रहा है फ्लक्चुएशंस, क्योंकि ये बीमारी केवल लंग्स को इफेक्ट नहीं कर रही है, ये हार्ट पे भी इफेक्ट कर रही है, ब्रेन पे भी इफेक्ट कर रही है, हमारे एब्डोमेन पे भी इफेक्ट कर रही है, हमारी जनरल बॉडी कंडीशन को वीक कर रही है। हम स्टेरॉइड्स लेते हैं, स्टेरॉइड से क्या होता है, मायोपैथी हो जाती है, जो हमारी मसल्स है वो कमजोर हो जाती है, तो चेस्ट पेन होने लगता है लोगों को। जब हम इतना स्टेरॉइड्स लेते हैं, कहीं ना कहीं हम जब एंटीकोगुलेंट्स लेते हैं तो ब्लड बहुत थिन हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, और इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता है साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से कि वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, इतना इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी बॉडी झेल चुकी होती है, तो वो रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो शुरू मतलब 1 महीना तो पोस्ट कोविड जो है आपको ये थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा कि बीपी आप कंट्रोल में रखें। अगर ज्यादा हो रहा है तो उसके हिसाब से दवाइयां लें, कम हो रहा है तो दवाइयां थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या बीच में बंद भी कर सकते हैं और मॉनिटर करके उस हिसाब से धीरे धीरे करके शुरू कर सकते हैं।
Fe शुगर लेवल इसलिए फ्लक्चुएट कर रहे हैं क्योंकि स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो दोस्तों में हाई शुगर हो जाएगा, जब स्टेरॉइड टेपर ऑफ होंगे तो धीरे धीरे शुगर कम आना शुरू हो जाएगा। तो हमको वो थोड़ा सा मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है 1 महीने तक कोविड के केसेस में। तीसरी जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को MI हो रहा है पोस्ट कोविड या ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है पोस्ट कोविड, तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि अगर आपके डी टाइमर्स बढ़े हुए हैं तो एंटीकोगुलेंट्स जो है वो एटलीस्ट 3 वीक्स तक या 1 मंथ तक रिकमेंडेड है, डिपेंडिंग ऑन। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें एक जनरल सिनेरियो नहीं दे सकते कि हर जने को FE करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उनसे आप लगातार टच में रहें, हर हफ्ते एक कंसल्टेशन उनसे कर लें और उसके हिसाब से अपनी मेडिसिन को जो है चेंज करें। डॉक्टर साहब, एक मैंने आइडिया दिया है कि हम क्या जूम क्लिनिक वीकली बेसिस पर 1 घंटे का चला सकते हैं? आप बहुत अच्छा कर सकते हैं सर, लेकिन ये एक्चुअली ओके, लोगों के एडवांस में, जैसे आज वो 2 लोगों का केस स्टडी आया हमारे पास, ऐसे लोगों ने यदि केस भेज दिया तो क्या हम ऐसे कुछ 2-3 केसेस की स्टडी लेकर एक जूम क्लिनिक स्टार्ट करें? और क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें, जैसा राजीव जी ने बताया कि बहुत सारे लोग अपने अपने जगह नहीं जा सकते, लेकिन यदि कोई इस तरीके से कोई मदद पा जाए तो आई थिंक दैट कैन बी ए वंडरफुल आइडिया। नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है सर। मैं बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके यहाँ जो आपके प्राइमरी फिजिशियन है वो ही इज वेरी गुड, तो आप उनसे हफ्ते में 2 बार जूम क्लिनिक पे इस तरह की मीटिंग्स रखें। फिर जो आपके एक्सपर्ट हैं पैनल पे, उनसे आप हफ्ते में 1 बार मीटिंग जरूर रखें, जिससे वो सारे केसेस का उस 1 हफ्ते में सारा का सारा डाटा लेके और वो एक अपनी एडवाइस दे सकें। बाकी एज एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू या एज अ गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू मेरी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, आई एम ऑलवेज देयर सर, आप बता दीजिएगा, आई विल बी देयर। थैंक यू वेरी मच।